हाँ जी, तो इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। ठीक है, कल अपन इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देख लिया था कि हम क्या क्या सोर्सेज कवर करेंगे, किस तरीके से हम पूरे कोर्स की प्लानिंग करेंगे, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आज मौद्रिक नीति पढ़ेंगे और फिर लेक्चर इसलिए लंबा हो जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज के लेक्चर के बाद में मैं गारंटी लेता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी से कोई से भी एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए आपसे होगा, वो चाहे यूपीएससी में आए, चाहे आरएस में, चाहे एसआई में आए, किसी भी एग्जाम में सवाल आ जाए। और आज के लेक्चर का लास्ट का जो आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट लेक्चर का। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन सारा मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, उसके बाद में जब हम पीवाईक्यूज लगाएंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे हो जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं कि वो पीवाईक्यूज आपसे सोल्व हो जाएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लगने लगेगा कि यार इकोनॉमिक्स तो मतलब समझने की चीज़, यार रटने की चीज़ है ही नहीं। ये सारे सवाल तो दिमाग लगा के हम वैसे ही कर सकते हैं, है ना। इतने अच्छे से अपन मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे। तो फटाफट से बिना टाइम खराब किए हुए चलते हैं। तो अपना ये प्लान है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपना हो गया था, आज हम मॉनेटरी पॉलिसी कर देंगे और कल इन्फ्लेशन कर देंगे। तो 8 मार्च तक अपन ये कर देंगे और इस पर टिक लगाते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की यदि मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें मॉनेटरी डेवलपमेंट्स टॉपिक दिया हुआ है। तो ये चैप्टर 3 पूरा तो नहीं होगा, आज आधा ही होगा। फिर फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएटरीज वाला जो ये है ना, ये अपन पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में, और इन्फ्लेशन वाले में चैप्टर 5 कवर कर लेंगे। तो साथ साथ अपना इकोनॉमिक सर्वे भी ढंग से कवर होता जाएगा। इनसे कोई भी सवाल आएगा आपका नहीं छूटेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये रेपो रेट को लेकर आरबीआई का बड़ा अपडेट, होम लोन, कार लोन की नहीं बढ़ेगी ईएमआई। तो रेपो रेट का ईएमआई से क्या संबंध होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा यूएस ने रेट्स कट कर दिए, तो ये फेडरल रेट्स का क्या फर्क होता है। यूएस फेडरल रेट कट करेगा तो अपने इंडिया पे रेपो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेपो रेट कट करने से महंगाई पे क्या फर्क पड़ेगा, डॉलर एप्रिशिएट होता है, रुपी डेप्रिशिएट होता है, डिवेल्यूशन, ये सब क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपन अच्छे से समझ लेंगे और बिल्कुल बेसिक, ऐसे छोटे बच्चा समझता है ना वैसे समझेंगे इकोनॉमिक्स को, ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं रहे जिंदगी पर। आरबीआई कट्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, ये देखो न्यूज़पेपर में था। अब 25 बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। इससे जीडीपी ग्रोथ कैसे हो जाएगी रेपो रेट को कट करने से, ठीक है। उसके अलावा जैसे 125 बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं, ये अखबार वगैरह में आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। देखो, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक मौद्रिक नीति होती है और एक राजकोषीय वाली नीति होती है। जब गवर्नमेंट पैसे का आदान प्रदान करती है ना, बजट के थ्रू, बॉन्ड से पैसा उठाती है, तो उसे बोलते हैं हम फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट जब करती है, तो जब वित्तीय मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो करती है तो। लेकिन इसी पैसे का आदान प्रदान जब आरबीआई करता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है, उसे मौद्रिक नीति बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं ये काम करने के। लेकिन जो मेजर उद्देश्य होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। अब एग्जाम में सीधे सीधा पूछ लेता है कि द प्राइमरी गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू बूस्ट ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी या फिर इन एनी इकोनॉमी। मौद्रिक नीति का जो प्रमुख जो उद्देश्य है वो जीडीपी की ग्रोथ को इंश्योर करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इसलिए ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राइमरी गोल है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है। फिर सेकेंडरी गोल ग्रोथ हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है सेकेंडरी, ठीक है। तो डेफिनेशन याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी बोलते कैसे है। मौद्रिक नीति देश में धन आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा अप्लाई गई नीति है। और अपना केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है। मॉनेटरी पॉलिसी इज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री। अब इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होती है ये अपन आगे पढ़ेंगे। अब इसके टूल्स कौन कौन से ये देख लेते हैं अपन। मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण कौन कौन से, दो टाइप के उपकरण होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव उपकरण, एक होता है क्वालिटेटिव उपकरण। जैसे एथिक्स में अपन ने पढ़ा था ना, क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म और क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म, है ना। उपयोगितावाद अपन ने देखा था, गुणात्मक और मात्रात्मक उपयोगितावाद देखा था। वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल होते हैं, एक मात्रा पे ध्यान देता है, एक गुणों पे ध्यान देता है। गुणों का मतलब एक डिसाइड करता है, मात्रा का मतलब एक डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है, इकोनॉमी में कितना पैसा जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए, ये डिसाइड करता है मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है। क्योंकि देखो, आरबीआई डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहा है कि मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, धन आपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो एक कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ये हम क्वांटिटेटिव टूल से डिसाइड करते हैं आरबीआई द्वारा, ठीक है। और क्वालिटेटिव टूल, अब वो जा रहा है तो वो किस सेक्टर में जा रहा है, ठीक है, किसानों को जा रहा है या एमएसएमई को जा रहा है, या फिर जो SC ST जो पिछड़ा वर्ग है उनको जा रहा है, या फिर आपने कोई लोन रखा, मान लो
किसी के पास सोना गिरवी रखा, अब उस लोन के बदले में आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये सब जो डिसाइड होता है। कोई बैंक गड़बड़ कर रहा है, घोटाले कर रहा है, मैनेजमेंट में दिक्कत है, तो उनको डांट पिलवाना। मान लो आरबीआई ने इधर कोई रेपो रेट चेंज कर दी सीआरआर वगैरह, और फिर भी बैंक उधर उसको चेंज नहीं कर रहा, तो उस पर नैतिक दबाव बनाना, ये सब किस में आता है, ये गुणात्मक उपकरण में आता है, क्वालिटेटिव टूल्स में आता है। समझ गए, मोटा मोटा अपन समझ लेते। दो उपकरण है, एक में मात्रा को वो कंट्रोल करता है, एक में गुणों को कंट्रोल करता है। मात्रा को कंट्रोल करने का मतलब है कि धन ज्यादा जाना चाहिए या कम जाना चाहिए, धन को वापस खींचना है या धन को इंजेक्ट करना है, ये सब चीजें किसमें आती है, इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स में आती है। और क्वालिटेटिव टूल्स में किस सेक्टर में जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, ये सब अपन डिसाइड करते हैं गुणात्मक उपकरण में। ठीक है, अब 8-9 टाइप के तो मात्रात्मक उपकरण है। अब सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा उपकरण क्वालिटेटिव उपकरण है। इसको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं और इसको डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है। ठीक है, और इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं कि मान लो सीआरआर को चेंज किया तो फिर बैंक के ऊपर डिसाइड होता है कि बैंक अपनी रेटें कम कर रहा है तो फिर इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट टूल हो गया, डायरेक्ट टूल नहीं है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टूल, निम्न में से कौन सा इनडायरेक्ट टूल है, और ये डायरेक्ट टूल हो गया। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टूल में कौन कौन सी चीजें ये अपन देख लेते हैं। इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। देखो 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिजर्व रेशियो, आरक्षित अनुपात। कौन कौन से, सीआरआर और एसएलआर। ये किस में आते हैं, गड़बड़ कैसे हो रही है, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर ये किस में आते हैं, रिजर्व रेशियोज में आते हैं, क्वांटिटेटिव टूल के अंदर। उसके अलावा 2-3 रेट्स है। कौन कौन सी रेट्स है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और एमएसएफ और एसडीएफ है ना। और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, और क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आता है, मोरल सुएशन नैतिक दबाव आता है, लोन टू वैल्यू आता है, और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता है। ये भी अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन सीआरआर और एसएलआर दोनों को मिलकर हम कलेक्टिवली बोलते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो या फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। देखो रिजर्व रेशियो दोनों ही है, और मान लो कहीं पे भी एग्जाम में आ गए कि निम्न में से कौन सा वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत आता है, या फिर निम्न में से कौन सा, क्यों चेंज हो रहा है, तो निम्न में से कौन सा वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंदर आता है, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात के अंदर आता है, या वैधानिक आरक्षित अनुपात के अंदर आता है। तो सीआरआर और एसएलआर 2 हैं जो इनके अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया मान लो अपना। कैसे कैसे भाई, एक बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है ये बताओ आप। तो बैंक के पास लोग पैसा देते हैं, जैसे अपन डिपॉजिट करवाने जाते हैं, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी वगैरह करवाते हैं। ठीक है, एक बैंक को पैसा आरबीआई भी देता है जब जरूरत पड़ती है तो, और एक बैंक को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है अपने बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो बैंक के पास इस तरीके से पैसा आता है, और भी मीन्स होते हैं, ये 3 मेजर मीन्स हो गए। और बैंक पैसा कहाँ घुमाता है फिर, या तो लोन देगा वो उद्योगपतियों वगैरह को। ठीक है, तो लोन देता है, या तो लोगों को लोन दे देगा, या उद्योगपतियों को लोन दे देगा, या फिर आरबीआई में भी वो पैसा पार्क कर सकता है। तो ये पूरा पूरा एक मोटा मोटा गणित हो गया। बैंक के पास क्या क्या होता है, जब लोग अपना गोल्ड भी जमा करवाते हैं बैंक के पास, ठीक है, कैश भी जमा करवाते हैं, और जैसे गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करवा दी, तो बैंक के पास अभी क्या क्या है, मोटा मोटा कैश है, गोल्ड है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि बैंक के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, लोग दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही है, उसके बदले में पैसा ले रही है, और आरबीआई भी उसको पैसा देता है। और बैंक पैसा घुमाता कहाँ है, लोगों में घुमाता है, बिजनेसमैन को लोन देता है, या फिर जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको आरबीआई को जमा करवा देता है। ये मोटा मोटा गणित है। अब देखो, जब अब होता क्या है, अब मैं मोटा मोटा वैसे समझा देता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास पिगी बैंक है और आप एक बैंक हो, मान लो आपका पिगी बैंक हो गया तो आप एक बैंक हो। अब आरबीआई क्या है, आपके पेरेंट्स है, वो आपको ये बोलते हैं कि भाई आप हमेशा बचपन में हमें यही बोला जाता है कि पैसे को ना अच्छे से खर्च कर, कभी कोई इमरजेंसी दिक्कत आ जाएगी, कभी कोई फेस्टिवल आ जाएगा, तो उस टाइम पे तेरे पास फंड रहने चाहिए। ठीक है, वैसे ही आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं आरबीआई को। ठीक है, तो आरबीआई बैंकों को बोलता है कि यार थोड़ा सा ना तू अपने पास रख। जैसे मान लो बैंक के पास 100 रुपए है, तो आरबीआई बोलेगा कि यार इस 100 रुपए का कुछ पार्ट ना तू अपने पास कैश के रूप में रख।
मान लो कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका बैंक कुछ बदनाम हो गया, मान लो अफवाह फैला दी किसी ने, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत खतरनाक है, अफवाह फैला दी कि ये बैंक तो डूबने वाला है, तो सारे लोग अपना जो जमा पूंजी है, अपना जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े वो निकलवाने के लिए आपके पास आ गए, तो फिर आप कहाँ से पैसा देगा यदि सारे ही पैसे को लोन में घुमा देगा तो थोड़ा सा तू रिजर्व रख अपने पास, इसे बोलते हैं CRR। कैश के अंदर RBI के पास वो थोड़ा पैसा रख देता है। इट्स लाइक कि आपकी मम्मी बोल रही है कि अपनी पिगी बैंक में 100 रुपए, उनमें से तू 3-4 रुपए मुझे दे दे, कभी इमरजेंसी में वापस ले लेना, ठीक है। तो जो बैंक कैश रखता है RBI के पास उसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, एक होता है SLR, ये तो सिर्फ कैश में होगा और ये RBI के पास रखेगा। दूसरा होता है SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि बैंक RBI बोलता है कि ठीक है 3-4 रुपए तो तूने मेरे पास रख दिए, तो थोड़ा सा कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी तेरे पास है ना, वो थोड़ा सा तू अपने पास भी रख कि इमरजेंसी में, चल मुझे मत दे ज़्यादा, इमरजेंसी में तेरे काम आएगा, तो इसे बोलते हैं स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बैंक अपने पास रखता है, खुद के पास, CRR RBI के पास रख दिया और SLR खुद के पास रख दिया, ठीक है साहब। और बताते हैं अपन, और RBI बैंक को लोन देता है, कैसे कैसे लोन देता है, रेपो रेट के थ्रू लोन देता है, MSF के थ्रू लोन देता है और बैंक रेट के थ्रू लोन देता है, ठीक है साहब। और बैंक भी RBI को पैसे देता है। अब आप बोलोगे कि RBI को कहाँ से जरूरत पड़ गई, इतना बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके पास तो खूब पैसे, बैंक को क्या जरूरत पड़ गई, तो RBI को जरूरत नहीं पड़ी एक्चुअली। एक तो होता है रिवर्स रेपो रेट, वो ऐसा क्यों करता है, बैंक पैसा क्यों लेता है, तरलता को खींचने के लिए, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में। और एक चीज ध्यान रख लो, पैसा ज्यादा हो गया इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो RBI को एक मैंडेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, एक आदेश दिया हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है ना वो 2+-4% ये होना चाहिए भाई, 4+-2% होना चाहिए, कि 2% से लेकर 6% के बीच में ये इन्फ्लेशन होना चाहिए, 2% से नीचे भी नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब मान लो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो RBI क्या करेगा, उस पैसे को खींच लेगा। कैसे खींचेगा, बैंक को बोलेगा कि तू रिवर्स रेपो रेट के अंदर मेरे अंदर पैसे डाल दे, मैं थोड़ा बहुत ब्याज तुझे दे दूंगा, तो एक तरीका ये हो गया। उसके अलावा होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बैंक बोलेगा कि ठीक है और पैसे पड़े मेरे पास तो वो मैं और जमा करना चाहता हूं, तो RBI बोलेगा ठीक है एक फैसिलिटी और है मेरे पास डिपॉजिट करवाने की, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कि एक काम कर बाकी जो भी है थोड़ा बहुत तू देना चाहता है तो वो यहाँ पे भी जमा करवा दे, इसके पर मैं तुझे थोड़ा बहुत ब्याज दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। ये डायग्राम आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए कि जब RBI इधर है और बैंक यहाँ पे, जब RBI बैंक को पैसे देता है तो वो 3 तरीके से दे सकता है, रेपो रेट के थ्रू, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू और बैंक रेट के थ्रू, ठीक है। इनमें अंतर क्या होता है ये अपन अभी जस्ट आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। बैंक जब RBI को पैसे देता है तो 2 तरीके से दे सकता है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू और SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा RBI बैंक को मैंडेट करता है कि यार तू 100 रुपए में से थोड़ा बहुत मेरे पास नकदी में रख दे, कभी दिक्कत आएगी तो मैं तुझे वापस दे दूंगा, उसे बोलते हैं CRR, ठीक है। और दूसरा होता है, अब अच्छा मम्मी के पास कोई रिजर्व पैसा रखोगी तो मम्मी ब्याज थोड़ा ना देगी, वो बोलेगी कि मैं तो तेरी हेल्प करने के लिए दे रही हूँ, तो CRR पे कोई ब्याज नहीं देता RBI। तो बैंक जो इमरजेंसी वाला फंड CRR के रूप में रखता है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। और दूसरा RBI बोलता है कि यार थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, थोड़े से गोल्ड, थोड़े से कैश तू अपने पास रख इमरजेंसी के टाइम पे, है ना, उसे बोलते हैं SLR, ठीक है। इस पे थोड़ा बहुत ब्याज बैंक को मिल जाता है RBI के थ्रू, क्योंकि वो रखा हुआ है, उसकी बात मान रहा है, वो अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, CRR क्लियर हो गया, SLR क्लियर हो गया, रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, ये। अब आगे चलते हैं अपन, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। अच्छा ये ग्रीन कलर, ठीक है। ठीक है, ये आपको थोड़ी विजिबिलिटी दिख नहीं रही होगी, मैं सही कर दूंगा इसको। रिजर्व रेशियो देखो 2 हैं, CRR और SLR, नगद कोषीय अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। नगद में रहेगा ये कि नगद है तो कैश में रहेगा, सीधी सी बात है, और कोई गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी तीनों अलाउड है, ठीक है साहब। ये बैंक RBI के साथ रखता है क्योंकि देखो ये 3-4% के आसपास होता है, तो इतना तो RBI खुद के पास रखता है कि यार कल को गलत चीज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके पास मैं इंश्योर करूंगा कि हाँ इसके 3-4 रुपए मेरे पास पड़े, तू ले ले वापस, ठीक है। तो ये बैंक RBI के पास जाके डिपॉजिट करवाता है फिजिकली, और ये फिजिकली या मतलब जो भी डीमेट अकाउंट में होते हैं, और ये बैंक खुद के पास रखता है, ये जो कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह होती है, SLR, ठीक है। इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, जैसा आपने बोला कि वो तो एक तरीके से RBI सहायता कर रहा है, मम्मी अपनी सहायता कर रही है उस कैश को रिजर्व रखने के लिए, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इस पर इंटरेस्ट मिल जाता है अपने को। ये किसके अंडर गवर्नड होता है, RBI एक्ट 1934 के अंदर गवर्नड होता है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर गवर्नड होता है ना।
तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। जितने भी देश में बैंक थे उनके ऊपर कोई दादा तो होना चाहिए ना रेगुलेशन के लिए, कंट्रोल के लिए। तो ये जो बात हो रही है ना कि कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी तू रखी है, कंट्रोल करने के लिए हो रहा है ना, ताकि बैंक ऐसा नहीं कि सारा ही पैसा लोन में घुमा दे। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आ रहा है। इसकी कोई लीगल लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है ये, है ना। अभी कितना है 3% है ये, ठीक है। और इसकी लीगल लिमिट है 40% और अभी कितना है 18% है ये। मतलब 100 रुपये में से 18 रुपये लेमन टर्म में, वैसे एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, लेकिन वो अपने काम की चीज़ नहीं है। 100 रुपये में से 18 रुपये उसको रिजर्व रखने हैं कैश गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, और 100 रुपये में से 3 रुपये उसको आरबीआई के पास जाके रखने हैं, ताकि बैंक रन की सिचुएशन है। बैंक रन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से भगदड़ मच गई बैंक में, सारे लोग वापस अपना डिपॉजिट वापस निकलवाने आ गए, तो उस बैंक रन की सिचुएशन को बचने के लिए रिजर्व रेशियोज सीआरआर और एसएलआर काम आते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे आपको दिखनी, अच्छा इसमें पेनल्टी होगी यदि मेंटेन नहीं करोगे, इसमें पेनल्टी नहीं है, ठीक है। एसएलआर में पेनल्टी नहीं है, सीआरआर में पेनल्टी है। मम्मी है तो पेनल्टी तो लगाएगी, कान पकड़ेगी यदि आपने सीआरआर मम्मी के पास नहीं रखा, आरबीआई के पास नहीं रखा, तो ठीक है। इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग, देखो सिंपल सी बात ये, मान लो सीआरआर बढ़ा दिया तो लिक्विडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो ये 3% से बढ़ा के 10% कर दिया सीआरआर, तो अब 100 रुपये में से आरबीआई को 10 रुपये, सॉरी बैंक को 10 रुपये आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। तो क्या होगा, अब बैंक के पास कम पैसे बच गए, 100 रुपये में से 90 रुपये बचे, और उनमें से भी मान लो 18% तो एसएलआर है, तो बैंक के पास कुल मिला के 50-60 रुपये बचे मान लो। अब उन्हीं 50-60 रुपये को लोन में घुमा सकता है, उन्हीं 50-60 रुपये को लोगों को दे सकता है। तो अब लोगों के पास कम पैसे रहे ना, और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में, मार्केट में कितना पैसा है। तो सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा कम होगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि रिजर्व जो अमाउंट है वो रह गया। ऐसे हाइपोथेटिकल सोचो आप, तो सीआरआर 90 रुपये हो गया, 90% हो गया, तो 100 रुपये में से 90 रुपये तो आरबीआई के पास पार्क कर दिए उसने, आरबीआई के पास रख दिए। अब 10 रुपये बचे बेचारे के पास घुमाने के लिए, लोन देने के लिए, अब 10 रुपये लोन देंगे तो मार्केट में तो वैसे ही पैसा कम हो गया, तरलता कम हो गई। इसीलिए जब सीआरआर एसएलआर बढ़ता है तो मार्केट में लिक्विडिटी या तरलता कम होती है, और हेंस इन्फ्लेशन भी कम होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मुद्रा की प्रचुरता। और आपने सीआरआर एसएलआर बढ़ा के मुद्रा की प्रचुरता कम कर दी। क्यों? क्योंकि अब बैंकों के पास घुमाने के लिए पैसा ही नहीं बचा। इस तरीके से यह पूरा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस बार इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है कि आरबीआई कट सीआरआर बाई स्टिप 1%। देखो पहले 4% ऐसे चल रहा था अगस्त 2025 के अंदर। तो आरबीआई ने अभी, क्योंकि देखो सिचुएशन सही चल रही थी, अभी आपने देखा होगा सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो बहुत कम हो गया था, 0.25% हो गया था। अब आरबीआई के पास विंडो है, मतलब एक तरीके से आरबीआई के पास मौका है कि चलो सीआरआर वगैरह, रेपो रेट वगैरह कम कर देता हूं, ताकि कम से कम ग्रोथ तो हो। इनको कम करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये अपन ने देख लिया अभी। लेकिन एक बात बताओ, जब इन्फ्लेशन पहले से ही कंट्रोल में, तो ये तो कम कर सकते हैं ताकि ग्रोथ तो बढ़े, कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो बढ़े। ये फिलिप करो, अपन आगे देखेंगे कैसे ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशनशिप होता है। तो 4 से 3% पे ले आया। अब 4 से 3% मतलब 1% घट गया। 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट, है ना। 100 बेसिस पॉइंट में मतलब होता है 1%, ठीक है। तो 1% से घटा दिया, और इस घटाने से क्या हुआ, 2.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट में नहीं आए। क्यों? क्योंकि अब देखो, पहले 100 रुपये में से 4 रुपये बैंक को आरबीआई के पास रखने पड़ते थे, है ना। आपका पिग्गी बैंक मान लो 100 रुपये में 4 रुपये मम्मी के पास रखने पड़ते थे, अब 3 रुपये रखने पड़ रहे। तो एक्स्ट्रा 1 रुपया जो है ना, वो आप किसी को, आप चॉकलेट खा सकते हो, उसका कुछ भी कर सकते हो, उस एक्स्ट्रा 1 रुपये का। ठीक वैसे ही बैंक के पास जो एक्स्ट्रा 1% जो फंड बचा ना, वो मार्केट में घुमा रहे। इससे क्या हुआ, 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट हो गई मार्केट में, और इससे क्या होगा, जीडीपी में ग्रोथ आएगी, उछाल आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पिछले 3 साल से लगातार रेपो या सीआरआर घट रही है, ऐसे कंटिन्यूसली घट रही है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। देखो 4.5 था, ये ग्राफ आपको याद नहीं करना, बस पैटर्न याद करना है। 4.5 था, घटा 4 हो गया, ठीक है। फिर 4 रहा, फिर घटा 3 हो गया, लेकिन फिर बढ़ा 4, ठीक है। फिर घटा और अब 3 पे आ गया। तो ऐसा नहीं कि भाई कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, नहीं। पिछले 5 साल में घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, वो अपने हिसाब से आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है, सीआरआर। अच्छा, हिस्ट्री की अपन बात करें तो थोड़ा, तो सीआरआर एक बार जब 1991 का जो क्राइसिस आया था ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आपने याद है आपको, लिबरलाइजेशन वगैरह हुई थी, फिर आईएमएफ वाला दिक्कत हो गई थी, तो उस टाइम पे सीआरआर 15% हो गया था, है ना। और एसएलआर तो भाई 38.5% हो गया था। ऐसा क्यों किया होगा इन्होंने? क्योंकि देखो पहले से ही इकोनॉमी में गड़बड़ चल रही है, पहले से ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, तो फिर अब आरबीआई को कंट्रोल करना जरूरी था बैंकों को, कि भाई तुम पैसा बचा के रखो, कल को कुछ भी हो सकता है। इसलिए सीआरआर पीक पे चला गया था उस टाइम पे, तो 15% तक चला गया था, जब
फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया में 1990 वाला, ठीक है, ये क्लियर है आपका। अभी क्या ट्रेंड अपन ने डिस्कस कर लिया, पास्ट का ट्रेंड डिस्कस कर लिया, सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सीआरआर केस रिजर्व रेशियो, नगद कोषीय अनुपात, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये नगद में होता है, ये नगद या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड में होता है। इसको आरबीआई के पास रखना होता है सीआरआर को, ये अपने पास खुद से रख सकता है। इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता सीआरआर पे, एसएलआर पे इंटरेस्ट मिल जाता है थोड़ा बहुत। ये भी 3% है, ये भी 18% है, ठीक है, 18% है। और इसको नहीं रखोगे तो मम्मी पेनल्टी लगाएगी, एसएलआर पे कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। और बैंक रेट से बचने के लिए ये चीज, बैंक रन से बचने के लिए सिचुएशन की ये किया जाता है। बैंक रन का मतलब क्या होता है कि बैंक में भगदड़ मच गई, सारे लोग आगे पैसा वापस लेने के लिए, तो आपके पास एसएलआर पड़ा हुआ है, भाई हमारे पास 18% पड़ा हुआ है, थैंक्स टू आरबीआई, हम उनको दे देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया सीआरआर और एसएलआर। तो इनको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन ने देखा था वेरिएबल रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, ये बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये दोनों तो अपने कवर हो गए। अब आते हैं रेट्स पे, अलग अलग रेट्स है। अब देखो अपन ने वो डायग्राम अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई रेपो रेट है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट ये एक साथ थे, मतलब एमएसएफ हमेशा रेपो रेट के साथ वाले में, देखो ये बीच में लाइन खींची हुई ना, तो ये दोनों भाई भाई है। और रिवर्स रेपो रेट के साथ में एसडीएफ थी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी थी। सबसे पहले रेपो रेट समझते हैं अपन। तो बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है, अपन ने देखा था बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, लोग जमा करवा देते हैं, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन फिर भी बैंक को पैसों की जरूरत है। तो बैंक किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है कि माई बाप मुझे थोड़े पैसे चाहिए। आरबीआई बोलता है ठीक है ले लो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ब्याज लूंगा थोड़ा बहुत। वो जो ब्याज होता है, जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को पैसे देता है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कंसेप्ट कब से स्टार्ट हुआ, 2000 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक्स, सिंपल है, हिंदी वाले भी ये कि शॉर्ट टर्म, 1 दिन का, 2 दिन का, 14 दिन का, बस इतना ही होता है ये मामला, ठीक है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल के रूप में रखी जाती है। अब आरबीआई बोलेगा किसी भी बैंक, मान लो एसबीआई लेने गया लोन, कि भाई कल को तेरा क्या भरोसा, तू बंद हो जाएगा तो मैं कैसे लोन दे दूं तुझे। तो फिर उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई थी ना, तो एसबीआई गिरवी रख देगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ठीक है यार तो 1000 करोड़ का लोन मुझे दे, और ये 1000 करोड़ के बदले में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख ले। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल गहने वो होती है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, बॉन्ड होता है, वो भी अपन देखेंगे आगे, ठीक है। ये किस किस को सुविधा उपलब्ध है, ये बैंक को, नॉन बैंक को, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट सब जाके रेपो रेट में पैसा आरबीआई से उठा सकता है। इवन जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है, वो भी जाके आरबीआई से पैसा उठा सकती है रेपो रेट के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीधा सीधा स्टेटमेंट बन के आता है कि रेपो रेट जो एप्लीकेबल होती है वो सिर्फ बैंक्स पे एप्लीकेबल होती है, नहीं ऐसा नहीं है। इवन नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसीज होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब भी रेपो रेट पे आरबीआई से पैसा उठा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो बैंक ने पैसा भी उठा लिया रेपो रेट से, लेकिन फिर पैसों की जरूरत है। अब आरबीआई बोलेगा कि यार ठीक है, तूने लोगों से पैसा ले रखा है, तूने गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठा के पैसा ले रखा है ना। गवर्नमेंट को तो पैसा दिया था तब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आई थी, ठीक है। उसके अलावा अब फिर तुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है यार, तू कर क्या रहा है यार। तो वो बोलेगा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मुझे उपयोग करना है, सीमांत स्थायी सुविधा, कि बस मैं मार्जिन पे खड़ा हूं भाई साहब, मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए आज, ठीक है। तो फिर वो बोलता है, आरबीआई बोलता है कि देख ऐसा तो मैं पैसे नहीं दूंगा, 2 कंडीशन है पैसे देने की। पहले मैं तुझे रेपो रेट पे दे चुका हूं एक बार, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, अब तू मार्जिन पे खड़ा है फिर भी, इसलिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक तो मैं ज्यादा परसेंटेज चार्ज करूंगा तेरे से। तो देखो रेपो रेट 5.25 थी, इससे 0.25% ज्यादा चार्ज किया है। मतलब जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है रेपो रेट से ज्यादा होती है, क्योंकि दोबारा लोन लेने आया है, मार्जिन पे अब लोन लेने आया है। तो 5.25 प्लस 0.25, ठीक है, 5.25 रेपो रेट थी, इसमें जब मैं 0.25 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट 5.5, ठीक है साहब। और अब बोलेगा आरबीआई की कोलेटरल घना, तो घना तो पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो पहले ही रख दी, अब कुछ बचा ही नहीं। तो अब आरबीआई बोलेगा कि वो मैंने तुझे बताया था ना एसएलआर कोटा में तूने 18% रखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, है ना, गोल्ड वगैरह, एक काम कर तू वही मुझे गिरवी रख दे, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की एक तो रेट ज्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से, और दूसरा यहाँ पे जो गहना रखा हुआ है, जो कोलेट्रल रखा हुआ है, वो एसएलआर कोटा में जो 18% थी ना, वो आरबीआई ने गहना रख लिया कि तेरे पास बाकी तो है नहीं, देख, है ना, अब वही दे दे मुझे। तो ये 2011 में सुविधा शुरू की गई। द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक्स विद एसएलआर कोटा एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल थी, यहाँ पे क्या है एसएलआर कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी रेपो रेट से ज़्यादा होगी 0.25%। ये सुविधा सिर्फ बैंकों को है, क्यों? क्योंकि एसएलआर बैंकों पे ही तो लागू था। अभी राजस्थान गवर्नमेंट मान लो लोन लेने जाए इस पे एमएसएफ पे, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास तो ये एसएलआर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना, इंस्टीट्यूटेड लिक्विडिटी रेशियो, तो फिर कैसे मिलेगा उनको? तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया। रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जब बैंक मार्जिन पे खड़ा है और लोन की जरूरत है तब वो आरबीआई के पास जाता है, ये रेपो रेट से ज्यादा होगी, है ना। और इसमें कोलेट्रल क्या रखेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेंगे, लेकिन एसएलआर कोटा वाली। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाले तो उसने पहले ही खत्म कर दी रेपो रेट लेके। ये दोनों क्लियर हो गए साहब, ठीक है। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब उल्टा मामला हो गया कि उल्टी गंगा बह गई। ये तो उल्टी गंगा मतलब भाई साहब आरबीआई पैसे ले रहा है बैंकों से, तो ये हमेशा याद रखने का सिंपल सी तरीका है। अपन बहुत बार कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम में, क्या रेपो रेट में बैंक आरबीआई को देते थे या आरबीआई बैंक को देता? तो आप ये रिवर्स रेपो रेट से शुरू करो दिमाग में कि उल्टी गंगा बह रही है कि बैंक आरबीआई को पैसा दे रहा है उल्टा। आरबीआई तो बड़ा है, बैंकों का बैंक है, तो आरबीआई को जब बैंक पैसा देता है, किस इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा जरूरत कहां पड़ गई भाई आरबीआई को पैसा लेने की? मैंने बताया ना, आरबीआई को पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आरबीआई ये गेम करता है लिक्विडिटी को खींचने के लिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा? पैसा ले लेगा बैंकों से कि तू भी दे दे, तू भी दे दे, ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए। अब बैंकों के पास पैसा ही नहीं बचा तो लोन में नहीं घुमाएंगे, लोन में नहीं घुमाएंगे तो लिक्विडिटी, तरलता कम हो गई, मार्केट में पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो अब आरबीआई जिस रेट पे पैसा ले रहा है उनसे और उनको इंटरेस्ट रेट दे रहा है, उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? बैंक या एनबीएफसी, देखो यहां पे पार्क लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां पे लैंड नहीं कर रहे, बैंक लैंड नहीं कर रहे, एक तरीके से पार्क कर रहे हैं, वहां जाके पैसा रख रहे हैं, क्योंकि लैंड तो मतलब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ेगी तब लैंड करोगे ना। तो अपना जो एक्स्ट्रा फंड है वो बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वहां पे जाके पार्क कर देती है, रख देती है, उसके बदले में उनको थोड़ा बहुत पैसा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, ठीक है। कितना अभी चल रहा है? 3.35%। देखो बहुत कम है, तो आरबीआई को जरूरत होना है, बैंकों को तो जरूरत थी, इसलिए देखो 5.25% ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है ना। लेकिन यहाँ आरबीआई को जरूरत होना है, तो आरबीआई बोल रहा है कि मैं 3.35% ही दूंगा अभी, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल, बैंक बोलेंगे कि जब मैं रेपो रेट में पैसे लेने आया था तेरे से, तो आरबीआई तूने बोला था कि कोलेटरल चाहिए कुछ ना कुछ, अब मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत कोलेटरल चाहिए। तो आरबीआई हंसते हुए बोलता है कि चल ठीक है यार, मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत पड़ी है ना, गवर्नमेंट का ही तो बैंक है आरबीआई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास बहुत होती है, तो कि ले ले चल, तो कोलेटरल ले ले, ठीक है। ये हो गया। एक होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा फंड पार्क करने के लिए होता है। जैसे देखो रेपो रेट में पैसा लिया और पैसे की जरूरत पड़ रही है बैंकों को, तो फिर वो मार्जिनल स्टैंडिंग पे, कि मार्जिन पे ही आ गए, अब तो माई बाप दो हमें तो बस गिरने ही वाले हैं। मार्जिन का मतलब जैसे मान लो ये यहीं पे आ गए, मार्जिन पे आ गए, अब तो गिरने वाले हैं, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, ठीक। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट की मैं बात बता देता हूं आपको। रिवर्स रेपो रेट में एक बार बैंकों ने आरबीआई में पैसा जमा करा दिया, ठीक है। अब बैंक बोल रहे हैं कि और पैसा है हमारे पास, तो और पार्क करवाना चाहते हैं, तो फिर आरबीआई बोलता है कि ठीक है अब और ज्यादा पैसा है तो एक्स्ट्रा फंड को आप पार्क कर सकते हो। ये 2022 से स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है, अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ ये चीजें। आरबीआई इनको इंटरेस्ट पे करता है, बिल्कुल जैसे इधर कर रहा था इधर भी पे करता है, और अभी 5% पे करता है, ठीक है। लेकिन इसमें आरबीआई कोलेटरल नहीं देता, और इसीलिए देखो यहां तो चलो आरबीआई की थोड़ी बहुत गरज थी कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए ये सब खेल हो रहा है, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा पैसा जमा करवा रही है तो आरबीआई की लाइबिलिटी हो गई कि ठीक है मैं ब्याज तो दे दूंगा लेकिन मैं कोई कोलेटरल वगैरह नहीं दूंगा तुझे, ठीक है, मेरे पास कोई गहने रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, और ब्याज में थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा, क्यों? क्योंकि कोलेटरल में नहीं दे रहा। तो इस तरीके से ये पूरा खेल होता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अब देखो ये जो रिवर्स रेपो रेट है ना, इनका तीनों से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये आरबीआई अपनी मन मर्जी से डिसाइड करता है कि मैं कितना इंटरेस्ट रेट दूंगा। लेकिन एमएसएफ, रेपो और एचडीएफ ये क्या है? इंटरलिंक्ड है दूसरे से, एक दूसरे से। मान लो रेपो रेट अभी चल रही है 5.25%, तो 5.25% चल रही है, तो सोचो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से 0.25 ज्यादा होगी क्योंकि मार्जिन पे खड़ा है बैंक को ज्यादा गरज है, तो अब आरबीआई बोलेगा कि और पैसे चाहिए तेरे को मेरे से, तो 0.25% ज्यादा चार्ज करूंगा, तो ये इससे 0.25% ज्यादा होती है, तो ये 5.5 होगी, ठीक है। और जो एचडीएफ है ये इससे 0.25% कम होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर, मौद्रिक नीति गलियारा, 50 बेसिस पॉइंट होता है ये, ठीक है। मतलब एचडीएफ से लेकर एमएसएफ से लेकर एचडीएफ, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 50 बेसिस पॉइंट का, इसे बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। समझ में आ गया? एक बार मैं और आपको डायग्राम बना के बता देता हूं, एक मिनट, खाली जगह नहीं है, ठीक है, यही पकड़ लेता हूं जैसे ना, ये है रेपो रेट, ठीक है, ये है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी,
और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस ये मान लो अभी 5.25% चल रही है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड पार्क कर रहा है कौन? बैंक आरबीआई के अंदर। तो आरबीआई बोलेगा मैं दे तो दूंगा तुझे इंटरेस्ट रेट, लेकिन ये जो जिस इंटरेस्ट रेट पे मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ उससे कम दूंगा, 5.0% दूंगा मैं, ठीक है, इससे 0.25% दिया। और एमएसएफ में बोल रहा है कि ठीक है तुझे और रेपो रेट से भी ज़्यादा पैसों की जरूरत है तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन ज़्यादा चार्ज करूंगा भाई इस बार, ठीक है, क्योंकि तुझे और ज़्यादा पैसे की जरूरत है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का 0.5%, इसको पॉलिसी कॉरिडोर बोलते हैं। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिसी कॉरिडोर किसके बीच किस बीच में डिफरेंस होता है? एमएसएफ और एसडीएफ के बीच का डिफरेंस होता है ना। बस यही है, मतलब इन पूरे इनके बीच में खेलता रहता है आरबीआई, लेन देन इस पूरे कॉरिडोर के बीच में होती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने पूरा रेट समझ ली, ठीक है। अब बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है? देखो सिंपल सी बात है, जब ये जो रेपो रेट है ना वो शॉर्ट टर्म लेन देन के लिए होता है कि बैंक को 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, 14 दिन के लिए पैसा चाहिए, मैक्सिमम इतना ही होता है। लेकिन बैंक को ज़्यादा दिनों के लिए पैसा चाहिए ना तो आरबीआई ही पैसा देता है, लेकिन बैंक रेट पे पैसा देता है, और ज़्यादा दिनों के लिए चाहिए तो ज़्यादा चार्ज करेगा। तो बैंक रेट इसके बराबर होती है, एमएसएफ के बराबर होती है, ये अपन ने देखा भी था, ठीक है, एमएसएफ बैंक रेट के बराबर होती है। तो अभी जैसे मान लो रेपो रेट 5.25% चल रही है तो बैंक रेट किसके बराबर होगी? 5.25 प्लस 0.25 मतलब 5.5% के बराबर होगी, क्लियर है? तो बैंक रेट का देखो लॉन्ग टर्म लोन है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन है, सेम है, आरबीआई दे रहा है लोन बैंकों को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। इसका टेन्योर 28 दिन तक हो सकता है, ये 1 दिन के अंदर अंदर निपट जाता है, इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल की जरूरत होती है। ये लेंडिंग रेट्स को अफेक्ट करता है कंट्री को, क्योंकि देखो ये तो 1 दिन के अंदर ही निपट जाता है तो ये लिक्विडिटी को वो करेगा, लेकिन ये लेंडिंग रेट को भी इंपैक्ट करेगा कि आरबीआई से पैसा आया बैंक के पास, अब वो पैसा बैंक आगे घुमाएगा। तो मान लो आरबीआई ज़्यादा यदि उसमें दे रहा है, इंटरेस्ट रेट में दे रहा है, तो बैंक ज़्यादा आगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएगा तो लेंडिंग रेट को इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। हायर देन रेपो रेट, बिल्कुल हायर होगी, एक तो कोलेटरल नहीं है, ठीक है, और एक ज़्यादा दिन के लिए ले रहा है तो हायर होगी वो, ठीक है। एक टर्म रेपो होता है, देखो ये रेपो तो हो गया, रेपो का मतलब वैसे मैं बताता हूँ, रेपो का मतलब है रीपर्चेज एग्रीमेंट। यदि अपन इसका लिटरल मीनिंग देखें ना रेपो का, तो मतलब आरबीआई और जो एसबीआई बैंक है, आरबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि ठीक है मैं आज पैसे ले रहा हूँ तेरे से, आरबीआई को बोलता है बैंक ऑफ बड़ौदा, आज पैसे ले रहा हूँ और इतने ब्याज दर पे मैं तुझे कल लौटा दूंगा वापस, तो रीपर्चेज एग्रीमेंट हो रहा है, रेपो ये बोलते हैं। ये टर्म रेपो क्या होता है? जब ये जो बात हो रही है ना कि कल लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, 14 दिन बाद में लौटा दूंगा, जब टाइम डिसाइड हो जाता है ना रेपो के साथ तो उसे टर्म रेपो बोल देते हैं। सिंपल सी बात ये, व्हेन ए पर्टिकुलर टर्म या टेन्योर इज मेंशन लाइक 1 दिन, 14 दिन, 28 दिन, तो उसे टर्म रेपो बोल देते हैं। मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट डिसाइड हो गया कि ठीक है इतना पैसा मैं ले रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपए ले रहा हूँ, इतने ब्याज दर पे ले रहा हूँ, 5.25 पे ले रहा हूँ, कितने दिन के लिए ले रहा हूँ, जब वो भी मेंशन कर देते हैं तो टर्म रेपो उसे बोल देते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है साहब। तो अभी क्या चल रहा है देखो, ये आरबीआई की वेबसाइट पे होता है, अपना एग्जाम जब भी होगा उसके 1 दिन पहले भी मैं डालूंगा, क्योंकि चेंज होते रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो बैठक वगैरह में है ना। तो पॉलिसी रेपो रेट या पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, रेपो रेट कितना है? 5.25% है, 5.25, मतलब इस रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है आज की तारीख में, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एक्स्ट्रा जो पैसा है वो जो एसबीआई बैंक है वो पार्क करना चाहता है उसमें आरबीआई में, तो वो ऑफकोर्स आरबीआई कम देगा, इंटरेस्ट रेट उनको कम देगा, तो इससे कम ले लो 0.25%, तो 5% हो गया, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कि रेपो में एक बार बाई कर लिया एसबीआई ने, और चाहिए भाई साहब, मार्जिन पे खड़े हम तो फिर आरबीआई बोलेगा चल ले ले, लेकिन मैं ज़्यादा चार्ज करूंगा, रेपो से भी ज़्यादा चार्ज करूंगा। तो 5.25 रेपो थी, उससे भी 0.25 ज़्यादा चार्ज करूंगा, 5.5%, ठीक है। बैंक रेट इसके बराबर होती है, अपन ने देखा एमएसएफ के बराबर होती है, ठीक है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%, रिवर्स रेपो रेट है ना, जिसमें उल्टा होता है, उल्टी गंगा बह रही है कि बैंक आरबीआई को लोन दे रहे हैं, वो कितना है? 3.35%, आरबीआई ज़्यादा थोड़ा ना देगा उनको, ठीक है। सीआरआर एसएलआर पर देख लिया 3% और 18%। सीआरआर सिर्फ कैश में होता है, ये कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी तीनों में हो सकता है, ठीक है। एक इंक्रीमेंटल सीआरआर नाम से भी एक चीज़ है, वो क्या होती है भाई? इंक्रीमेंटल सीआरआर कुछ नहीं, देखो 2023 की बात है, आरबीआई ने बोला था कि ये जो 2000 के नोट से अब सर्कुलेशन में नहीं है, अपने देखा था 2000 के नोट वापस गवर्नमेंट अपने बैंकों में मतलब आरबीआई में खींचना चाहती थी, डिमोनेटाइज नहीं हुए थे, डिमोनेटाइजेशन तो 2016 में हुआ था, ठीक है। लीगल टेंडर अभी भी है ये 2000 के नोट, लेकिन सर्कुलेशन में नहीं है अब, तो सारे लोगों ने पैसे जमा करवा दिए बैंकों के अंदर, और वो बैंक के पास से जो अल्टीमेटली नोट कहाँ पहुंचेंगे? आरबीआई में पहुंचेंगे। अब गवर्नमेंट को पहले लगा कि लोग क्या करेंगे कि भाई जैसे मान लो मेरे पास 2000 रुपये, तो मैं 2000 रुपये जमा करवाऊंगा और उसके बदले में बाकी के नोट 500 के 4 नोट ले लूंगा, ठीक है, या फिर 100 के 20 नोट ले लूंगा मैं,
इस तरीके से ये करेंगे। लेकिन लोगों के पास पैसा ही इतना है, तो लोगों ने क्या कहा, क्या किया, नोट तो जमा करवा दिया लेकिन उसके बदले में उनको एक्सचेंज नहीं करवाया कि रख ले मेरे खाते में अपडेट कर देना, ठीक है। कि जैसे मान लो मेरे खाते में 150 रुपये हैं, अब मैंने एक 2000 का नोट जमा करवा दिया, तो 2150 रुपये मेरे खाते में अपडेट कर देना, मुझे वापस रिटर्न में पैसा नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट को लग रहा था एक्सचेंज होगा, लेकिन एक्सचेंज नहीं हुआ, लोग जमा करवा के चले गए। अब जमा करवा के चले गए तो बैंकों के पास तो पैसों की भरमार आ गई, है ना, एक्सचेंज तो करवाया नहीं लोगों ने, बैंकों के पास खूब पैसा आ गया। तो अब बैंकों के पास खूब पैसा आएगा तो लोन वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। अब बैंक क्या करे इतने पैसों का, लोन देंगे, यही करेंगे, तो फिर लोन वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस थे, है ना, मुद्रा की प्रचुरता बहुत ज़्यादा हो जाती। तो फिर आरबीआई ने क्या किया, इंक्रीमेंटल सीआरआर 2 महीने के लिए सीआरआर को जो पहले थी प्लस 10%, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा है उस पर 10% की, मान लो बैंकों के पास 100 रुपये टोटल है, तो बोला कि अब आपको 10% सीआरआर में रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। ये 2 महीने के लिए किया गया ताकि एकदम से तरलता स्पाइक ना हो। क्लियर है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ लो। इंक्रीमेंटल सीआरआर किसके लिए की गई थी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए की गई थी, जब 2000 के नोट्स सर्कुलेशन से हटाए गए थे। बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, सब लोगों ने बैंकों में जमा करवा दिया था, अब उस पैसे को बैंक घुमाना चाहते थे और इतना पैसा हो गया था, तो फिर आरबीआई ने सोचा कि ये तो पैसा ज़्यादा हो गया, तो एक काम करता हूँ मैं सीआरआर को बहुत बढ़ा देता हूँ। इंक्रीमेंटल सीआरआर जो 4% है या 3% है प्लस 10% आपको आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। थोड़े दिनों में मामला सेट हो गया, 2 महीने के बाद में आरबीआई का भी काम हो गया, इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा तरलता नहीं आई, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा और अपना सबका काम हो गया, ठीक है। तो ये तरीका था, ठीक है। अब देखो अपन ये तो देख लेंगे कि किसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन पहले याद करवा देता हूं मैं आपको। सिंपल सी बात है, एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा। एग्जाम में मान लो ये आए कि सीआरआर को बढ़ने से तरलता या इन्फ्लेशन बढ़ती है या घटती है, एसएलआर को बढ़ने से, रेपो रेट को बढ़ने से, एमएसएफ को बढ़ने से, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ने से, एचडीएफ को बढ़ने से क्या होता है। तो याद करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब ये बढ़ती है ना तो तरलता घटती है, कोई सी भी ले लो। अब आप बोलोगे यार ये रेपो और रिवर्स रेपो तो उल्टा होता है, फिर भी इनके बढ़ने से सेम इफेक्ट क्यों हो रहा है, वो अपन अभी समझ लेंगे। लेकिन याद फिक्स कर लो कि सीआरआर को बढ़ाओगे तो पैसा कम होगा, सीधी सी बात है। अब बैंकों के पास पैसा ही नहीं बचा, सीआरआर को बढ़ाने से आरबीआई में दे दिया उन्होंने ज़्यादा पैसा, तो तरलता कम हुई। एसएलआर को बढ़ाने से भी तरलता कम हुई, रेपो रेट को बढ़ाने से भी तरलता कम हुई, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से भी तरलता कम हुई, एसडीएफ को बढ़ाने से भी, एमएसएफ को बढ़ाने से भी, ये सबसे तरलता कम होती है। यदि इनको बढ़ा रहे तो इनको घटाते ही तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, है ना, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब कैसे अपन समझ लेते हैं, सीआरआर और एसएलआर अपन ने समझ लिया था कि इनको बढ़ाने से कैसे तरलता घटती है, या फिर अपन ने ये देख लिया था, ठीक है। अब रेपो रेट को बढ़ाने से तरलता कैसे घटती है। रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई पैसा दे रहा है बैंकों को, कितने परसेंटेज पे दे रहा है, अभी 5.25% पे दे रहा है, ठीक है। अब मान लो इसको बढ़ा के 10% कर दो, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब आरबीआई ने 10% ब्याज पे पैसा दे रहा है, तो आगे बैंक भी तो ज़्यादा, बैंकों को भी कमाना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आरबीआई उधर से पैसा 10% में उठा रहे हैं और आगे 5% में बांट रहे हैं, इतने मूर्ख तो है नहीं बैंक। तो यदि आरबीआई से 10% में उठा रहे हैं तो आगे 12% में देंगे, और 12% 15% में देंगे तो लोग लोन लेना ही बंद कर देंगे। लोग बोलेंगे कि यार इतना महंगा लोन थोड़ा ना लूंगा, और जब लोग लोन लेना बंद कर देंगे मतलब लोगों के पास पैसा कम हो गया, अब गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, वो होम लोन नहीं लेंगे, है ना, तो पैसा कम हो गया, मार्केट में तरलता कम हो गई तो इन्फ्लेशन भी कम हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही रेपो का ही भाई एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो बढ़ा देंगे तो ऑफ कोर्स लिक्विडिटी कम होगी। अच्छा, रिवर्स रेपो बढ़ाने से लिक्विडिटी कम कैसे हो रही है, ये समझते हैं अपन। देखो जैसे मान लो अभी क्या है, रिवर्स रेपो है मान लो 3.35% है लेट से, ठीक है। अब ये बढ़ा के 6% कर दी आरबीआई ने। तो पहले क्या हो रहा था कि बैंक अपना पैसा जमा करवा रहे थे आरबीआई में, उसके चक्कर में उनको 3.5% ब्याज मिल रहा था। अब ब्याज मिल रहा है 6%, तो बैंकों को तो मजा आ जाएगा ना, बैंक लोगों को क्यों लोन देंगे। आरबीआई सेफ है, आरबीआई ट्रस्टेड है, लोग तो हो सकता है कोई बिजनेसमैन तो पैसा भी खा के भाग जाए, लोगों के बहुत बार एनपीए चले जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लोगों से माथापच्ची होगी, तो बैंक क्या बोलेगा कि बढ़िया यार रिवर्स रेपो बढ़ गई, मुझे पहले 3% ही ब्याज मिल रहा था आरबीआई से, अब 6% मिल रहा है, तो मैं अपना पैसा क्या करूंगा, 1000 करोड़ रुपए आरबीआई में जाके पटक दूंगा, तो मुझे तो बढ़िया ब्याज मिल रहा है। तो अब जब आरबीआई में पटक दिया मतलब वो लोगों को लोन नहीं दे रहा, लोगों के पास पैसा नहीं, तो तरलता कम हो गई, तरलता कम हो गई तो इन्फ्लेशन कम हो गया। तो इसलिए रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का सेम ही इंपैक्ट पड़ रहा है तरलता पे बढ़ाने से, ठीक है। और रिवर्स रेपो का भाई एचडीएफ है, ठीक है, तो जो रिवर्स रेपो का इंपैक्ट पड़ेगा वो एचडीएफ का पड़ेगा। तो ये रामायण समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, ये समझना लेकिन जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आता है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी आपका, जैसे रूपी डिवैल्यूएशन और इन सब में भी आपको फायदा होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्यों सीआरआर एसएलआर को बढ़ाने से लिक्विडिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि अब बैंकों के पास पैसा कम बच गया खर्च करने के लिए, उन्होंने आरबीआई को दे दिया, तो अब पैसा खर्च करने के लिए कम बचा तो मार्केट में पैसा कम हो गया, तो तरलता कम हो गई, तो इन्फ्लेशन कम हो गया। क्यों
इसको रेपो रेट को बढ़ाने से, क्योंकि रेपो रेट क्या, जिस रेट पे आरबीआई पैसा दे रहा है बैंकों को वो बढ़ा देंगे तो बैंक भी आगे ज़्यादा परसेंटेज में लोन देंगे, और ज़्यादा परसेंटेज का लोन किसको चाहिए भाई, कम लोगों को चाहिए। ठीक है, मान लो आज 1% में लोन मिलने लग जाए तो सारे लोन लेने लग जाएंगे। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट का मैंने आपको समझा ही दिया, क्योंकि अब जब आरबीआई ज़्यादा रेट दे रहा है तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई में जाके पैसा जमा करवाएगा, लोगों को क्यों देगा, और जब आरबीआई में पैसा जमा करेगा क्योंकि बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है, आरबीआई में पैसा जमा करवा देगा तो फिर पैसा कम बच गया आप लोगों को देने के लिए, तो फिर तरलता कम हो गई, तरलता कम हो गई तो इन्फ्लेशन कम हो गया। क्लियर है? ठीक है। एक होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो कुछ नहीं है, ये रेपो रिवर्स रेपो का जो गेम करके आरबीआई लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहा है ना, उसे ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, एलएएफ, चल निधि समायोजन सुविधा। मान लो एग्जाम में आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि रेपो रेट को बढ़ाने से लिक्विडिटी कम कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से लिक्विडिटी कम कर रहा है, रेपो रेट को घटा के लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को घटा के लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, ये सब जो खेल करता है ना उसे बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक फैसिलिटी जिसमें लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है, तरलता को एडजस्ट किया जा रहा है। ठीक है, चल निधि समायोजन सुविधा एक मात्रात्मक मौद्रिक नीति है। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि एलएफ क्या है, मात्रात्मक या गुणात्मक है, बिल्कुल मात्रात्मक में पढ़ रहे हैं, पर क्यों, क्योंकि इसके टूल्स क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और ये किसके टूल है, मात्रात्मक के ही है। ठीक है, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक तरलता प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके तहत आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों के बीच रेपो रिवर्स रेपो परिचालन माध्यम से ये इनके बीच में गेम होता है थ्रू रेपो रिवर्स रेपो ऑपरेशन। एक वेरिएबल रिवर्स रेपो भी होता है, ये क्या होता है फटाफट से देख लेते हैं, आजकल न्यूज में था इसलिए देख लेते हैं। देखो रेपो रेट क्या होती है कि बैंक अपना पैसा, ये रिवर्स रेपो है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करवा रहे हैं और उसके बदले में आरबीआई ब्याज देता है उनको। ठीक है, जैसे अभी कितना ब्याज दे रहा है, 3.35% दे रहा है। ठीक है साहब, 3.35% ये ब्याज दे रहा है। अब आरबीआई एक गेम खेलता है कि यार कुछ हो जाएगा यार, 3.35% से भी कम देना पड़े, तो आरबीआई को किसी ने सजेस्ट किया होगा कि एक काम करो, बिडिंग करवा लो, क्योंकि सारे बैंकों को जरूरत है, आप तो ट्रस्टेड हो, आप तो मालिक हो बैंकों के, बैंक को आप, तो सारे बैंक चाहते हैं कि आपके यहाँ पे पैसा जमा करवा के थोड़ा ब्याज ले ले। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है कि ऑक्शन करवाता है, सब बैंकों को बुला के ऐसे खड़ा कर देता है, एसबीआई को, बैंक ऑफ बड़ौदा को, आईसीआईसीआई को, एयू को, सबको बुला के खड़ा कर दिया कि बता भाई तू मेरे पास पैसा जमा करवाएगा, मैं कितना ब्याज दूँ तुझे। एसबीआई बोलता है कि 4% देना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बोलेगा कि भाई बाबा मुझे तो 3.5% ही दे दो। उधर वो भाई पीएनबी बोल रहा है कि मुझे तो 2% ही दे दो, मैं तो उसी में खुश हूँ। तो आरबीआई क्या बोलेगा कि ठीक है तू जमा करवा दे। ठीक है, रिवर्स रेपो ही हुआ, बैंक जमा करवा रहा है आरबीआई में, आरबीआई उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन अब बैंक क्या कर रहा है, ये वेरिएबल रिवर्स रेपो की बिडिंग करवाता है, जो सबसे कम ब्याज के लिए रेडी है उसका पैसा वो पार कर लेता है, बाकी लोगों को हटा देता है। तो आरबीआई भी तो स्मार्टली खेल रहा है ना, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल रिवर्स रेपो। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इकोनॉमिक सर्वे कैसे अपन कवर कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं छूटा इकोनॉमिक सर्वे में। जैसे ये पैराग्राफ है, अब ये पैराग्राफ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें देखो सारी चीज़ें ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसमें देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। ठीक है, उसके अलावा और क्या है भाई, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया। ठीक है, और क्या क्या है, क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ जाएगी। देखो रिफ्लेक्टिंग सरप्लस लिक्विडिटी कंडीशंस, बैंक्स रिसोर्सेज टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डिक्लाइंड व्हाइल देयर डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स अंडर द एसडीएफ इंक्रीज। देखो जब बैंकों के पास ठीक ठाक पैसा है तो ये तो एमएसएफ तो डिक्लाइन होगा ही ना। एमएसएफ में क्यों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कब होती है, जब बैंक मार्जिन पे खड़े होते हैं, जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो ये तो डिक्लाइन होगा ही, बैंकों के पास ठीक ठाक पैसा था। वेल द डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस फंड अंडर द एसडीएफ इंक्रीज, और जब बैंकों के पास ठीक ठाक पैसा है तो एसडीएफ में जमा करवाएंगे ना, वो बढ़िया चीज़ है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको। एग्जाम में देखो आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब क्यों पूछा जाता है भाई, ओएमओ, एसडीएफ, एमएसएफ, क्योंकि इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो आपको समझने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे कब समझ में आएगा, जब आपको एसडीएफ पता होनी चाहिए, जब आपको एमएसएफ पता होनी चाहिए, जब आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन पता होनी चाहिए, जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए उनके क्वेश्चन आपके आते हैं। तो वो क्वेश्चन उन पे आएगा जो अपन ने पढ़ लिया, बाकी ये पैराग्राफ आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक ये ग्राफ भी है, देखो पॉलिसी कॉरिडोर एंड कॉल रेट क्या होता है। देखो पॉलिसी कॉरिडोर आपको पता है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वही पॉलिसी कॉरिडोर होता है। ये जिससे ये नीली लाइन है, ठीक है, और ये ग्रीन लाइन है, इनके जो बीच का जो गैप है, देखो ये फिक्स गैप है, ये 0.5%। ये जो गैप है ये 0.5% है, इसे बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर।
और इसका इंपैक्ट कॉल रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो कॉल रेट भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो रही है। देखो ये पॉलिसी कोड नीचे गया तो ये कॉल रेट भी, ये जो बुरी बुरी ने कॉल रेट है तो उसके हिसाब से डिक्रीज हो रही है। अभी कॉल रेट क्या होता है ये अपने को इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। तो कॉल रेट क्या होता है कि बैंक आपस में एक दूसरे से कितने परसेंटेज ब्याज पे लेन देन कर रहे हैं। रेट एट विच बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लेंड बोरो मनी अमंग देमसेल्व्स। अब देखो सोचो आप, जब रेपो रेट वगैरह घट रही है, ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वो घट रही है, तो बैंकों को भी आपस में जो इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर ब्याज दर घटानी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बैंक उधर से तो सस्ता लोन ले रहा है आरबीआई से तो, और दूसरे बैंक को महंगे में दे रहा है। दूसरा बैंक पागल थोड़ा है, दूसरे बैंक को पता लग जाएगा कि भाई उधर जो रेपो रेट है घट गई है। जैसे ही रेपो रेट घटेगी बैंक रेट कॉल रेट भी घटानी पड़ेगी। कॉल रेट क्या है, आपस में लेन देन कर रहे हैं, और मान लो ये बढ़ गई, रेपो रेट वगैरह बढ़ गई तो फिर कॉल रेट भी बढ़ जाएगी। तो अपने काम की चीज़ क्या है कि कॉल रेट क्या होती है। कॉल रेट होती है कि बैंक और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आपस में जो लेन देन करती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे लेन देन करती है उसे बोलते हैं कॉल रेट। ठीक है, ठीक है साहब, क्लियर है यहां तक। अब मुझे फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दो यहां तक। अब अपन देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझने से पहले अपने को गवर्नमेंट बॉन्ड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट कैसे कैसे पैसा लेती है, एक तो टैक्स वगैरह कलेक्ट करके पैसा लेती है, जीएसटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया जिसमें कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, है ना, डायरेक्ट टैक्स वगैरह हो गया, ऐसे लेती है। और गवर्नमेंट बाहर से भी पैसा उठा लेती है, आईएमएफ से पैसा उठा लिया, जीका से उठा लिया, वर्ल्ड बैंक से उठा लिया, बाहर अपने बॉन्ड जारी करके पैसा उठा लिया, ठीक है। और गवर्नमेंट यहाँ की जनता से भी पैसा उठा लेती है, ठीक है, बैंकों से पैसा उठा लिया, क्योंकि बैंकों में पैसा किसका है, जनता का ही है। और डायरेक्ट आप भी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है जिसपे एक फिक्स अमाउंट लिखा हुआ है। गवर्नमेंट क्या करती है, आके वो कागज का टुकड़ा आपको देती है और उसके बदले में आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा पैसा देते हो, बस ये आदान प्रदान चलता है। पैसा दे रहे हो तो कागज का टुकड़ा ले रहे हो, और कागज का टुकड़ा दे रहे हो तो पैसा ले रहे हो। सिंपल सी बात है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पीवाईक्यू 7-8 पीवाईक्यू सोल्व होंगे, देखना देख इससे, ठीक है। कैसे, अब जैसे मान लो ये रियल है, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कागज का टुकड़ा पे लिखा हुआ है 100 रुपीज, ये बहुत पुराना है, 1959 का ही है, ठीक है। आरबीआई सेक्रेटरी बॉम्बे के साइन डेज पे 1959 का एक बॉन्ड है बिहार गवर्नमेंट का, ठीक है, ₹100 ओनली। अब होता क्या है कि बिहार गवर्नमेंट ने आरबीआई को ये कागज का टुकड़ा दिया होगा और आरबीआई से 100 रुपये लिए होंगे अपने खर्चे के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए, स्कीम्स में पैसा देने के लिए, लोगों को सैलरी पेंशन वगैरह देने के लिए, ठीक है। यही गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं फिक्स्ड रेट कूपन बॉन्ड। अब देखो, अब आप बोलोगे आरबीआई को क्या फायदा है इससे, आरबीआई क्यों पैसा दे रहा है इस कागज के टुकड़े के बदले। आरबीआई इसलिए पैसा दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5%, 2.5%, मतलब एक साल बाद में जब आरबीआई बोलेगा कि लिए ले तेरे कागज का टुकड़ा वापस दे, ले ले, और मुझे तू 100 रुपये प्लस ₹2.5 वापस दे, तो आरबीआई इंटरेस्ट कमा रहा है इस पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड समझ में आ गया। इसे बोलते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, ये देखो फिक्स इंटरेस्ट रेट है। या फिर ये कूपन बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। कूपन बॉन्ड क्यों, क्योंकि मान लो ये 40 साल के लिए उठाया इन्होंने, ठीक है। अब हर कूपन पे ₹2.5, हर कूपन ₹2.5 का होगा ऐसे। अब ये कूपन फटते थे, मतलब आजकल तो देखो डिजिटल वगैरह सब आ गया, लेकिन उस जमाने की बात बोल रहा हूँ मैं। ये आरबीआई क्या करेगा, पूरा बॉन्ड नहीं देगा उसको, ये कूपन फाड़ के बिहार गवर्नमेंट को देगा कि इस साल के ₹2.5 मुझे वापस दे भाई, तो ₹2.5 वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे साल, क्योंकि 40 साल तक है तो ये 40 कूपन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बजे 30 साल का है, मान लो ये 30 कूपन है इसमें। फिर अगले बार आरबीआई जाएगा कि ये लो पकड़ो भाई, ये एक कूपन तुम लो और ₹2.5 मुझे दो। इस तरीके से 30 साल तक ₹2.5 वो कमाते जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, ₹75 हो गए लगभग, हाँ ₹75, ₹100 पे, मतलब 30 साल बाद में आरबीआई के पास ₹175 टोटल बिहार गवर्नमेंट ने दे दिए, ठीक है। इसे कूपन बॉन्ड या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एक जीरो कूपन बॉन्ड भी होता है, वो भी देख लेते हैं भाई। ये देखो, इसे जीरो कूपन बॉन्ड होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, कब का, ये 1962 का ही है, लगभग 1962 का है। ये गूगल पे मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ₹100 का बॉन्ड है, लेकिन जब अदायगी होगी एक साल बाद में तो ₹110 देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई के पास गई, ये कागज का टुकड़ा आरबीआई को बोल दिया और ₹100 दे दे मुझे तू आज, ठीक है।
ये क्योंकि 100 रुपये का वो था, तो मतलब गवर्नमेंट को आरबीआई ने 100 रुपये दे दिए। अब आरबीआई बोलेगा मुझे क्या फायदा, तो गवर्नमेंट बोलेगी देख इस टुकड़े पे 110 रुपये लिखे हुए नीचे, मतलब जब तू वापस 1 साल बाद में मुझे ये कागज का टुकड़ा देगा तो मुझे 110 रुपये देने पड़ेंगे तुझे, मतलब गवर्नमेंट अब 110 रुपये देगी, तो 10 रुपये का फायदा हो गया ना आरबीआई, मतलब 10% इंटरेस्ट रेट कमा ली आरबीआई ने, ठीक है। तो या तो फिक्स इंटरेस्ट लिख दो उस पे बॉन्ड पे, या फिर एक काम करो डिस्काउंट पे आप ले लो कि 110 रुपये का बॉन्ड था लेकिन गवर्नमेंट ने 100 रुपये लिए थे पहले, और फिर जब चुकाने की बारी आई तो गवर्नमेंट को 110 रुपये देने पड़े। तो ये दोनों तरीके होते हैं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड या फिर कूपन बॉन्ड किसे बोलते हैं, जिनमें कूपन लगा होता है उन पे इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड जो डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब एक्चुअली इस बॉन्ड की प्राइस तो 110 रुपये थी लेकिन गवर्नमेंट ने 100 रुपये ही लिए थे उस टाइम पे, ताकि जब आप लौटाने का 110 रुपये लौटाओ आप तो 10 रुपये मार्जिन हो जाए जो आपको पैसे दे रहा है उसके, जैसे आरबीआई पैसे दे रहा है उसके, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ये कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, जैसे कनेक्ट भी कर सकता है इसको, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अभी अब आजकल तो क्या डीमेट आ गया, डीमेटरलाइज मतलब अब कोई फिजिकल कागज के टुकड़े नहीं होते, अब तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है। तो जैसे एक ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे आरबीआई की कुबेर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हो, है ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो इसका आरबीआई का। उसके अलावा जैसे जीरोदा वगैरह है, निखिल कामत वगैरह, उनके सॉफ्टवेयर बने हुए, उन पे आप जाके गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद सकते हो। गवर्नमेंट से आपने बॉन्ड लिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, आपको ब्याज मिल रहा है, बढ़िया। तो देखो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन सब के यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है। यील्ड मतलब कितना इंटरेस्ट, बॉन्ड पे कितना ब्याज मिल रहा है आपको एक साल में, वो यील्ड होते हैं, ठीक है। कितनी प्राइस है इसकी, सारी चीज़ें लिखी होती है, ठीक है। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन पे। कुछ नहीं है, अब निर्मला सीतारमन जी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास इतना टाइम थोड़ा ना है कि वो ये सब करते रहे, पैसे लेने के लिए मार्केट में गए, बॉन्ड दिया या फिर वो लिया, इतना टाइम नहीं है। उन्होंने आरबीआई को बोला हुआ है कि देख भाई तू, पहली बात तो हमारा बैंक है, आरबीआई के सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, सिंपल सी बात ये, गवर्नमेंट की ओनरशिप 100%, तो तू हमारा बैंक है, एक काम करिए जो पूरा जो बॉन्ड का जो लेन देन है ना, पैसों का जो लेन देन है ना बॉन्ड के थ्रू, ये तू करेगा हमारे बिहाफ पे, बस इसे ही बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आदान प्रदान करता है, बेचता है, खरीदता है, व्हेन ही बाई और सेल देम, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब क्या होगा, इससे फर्क क्या हो जाएगा अपन देख लेते हैं। देखो आप सोचो, आरबीआई के पास गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉन्ड पड़े हुए, 1000 करोड़ के बॉन्ड पड़े हुए, अब आरबीआई उन बॉन्ड को बेचेगा और पैसा जनता से ले लेगा, जनता को ही बेचेगा वो या फिर बैंकों को बेचेगा। तो आरबीआई ने क्या किया, बॉन्ड दिए और पैसा लिया, पैसा खींच लिया मार्केट से, और पैसा खींच लिया तो तरलता कम हो गई, तो इन्फ्लेशन कम हो गया, सिंपल सी बात है। और मान लो आरबीआई ने बॉन्ड वापस ले लिया, अगले साल बॉन्ड लिया तो क्या देना पड़ेगा, पैसा। एक हाथ लो एक हाथ दो, आराम से क्वेश्चन सोल्व होंगे। बॉन्ड ले लिया वापस, अपना पैसा दे दिया, लोगों के पास पैसा ही पैसा हो गया, तो तरलता बढ़ गई, तरलता बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, सिंपल सी बात ये तो सिंपल से। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट जनता बाय सेंट्रल बैंक सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लिक्विडिटी जब हाई होगी, मान लो तरलता बहुत ज्यादा है तो पैसा खींचना पड़ेगा, ऐसे सोचो आप, तो तरलता बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो पैसा खींचो तो गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो सेल करना पड़ेगा। द सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड ही हो गया, ठीक है। जब लिक्विडिटी लो है, तरलता कम है, तो पैसा देना पड़ेगा, तो कुछ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो द सेंट्रल बैंक बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इस पे सीधा क्वेश्चन है, एसआई में क्वेश्चन है, आरएस में क्वेश्चन है और यूपीएससी में क्वेश्चन है। अभी अपन करेंगे, बहुत लल्लू क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे अपने से, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके जी। एक होता है स्टरलाइजेशन, ये भी न्यूज में था तो अपन देख लेते हैं स्टरलाइजेशन क्या होता है। कुछ नहीं, देखो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो रहा था ना, बॉन्ड का आदान प्रदान, वो अपने जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है, उसमें तरलता को कम ज्यादा करने के लिए। लेकिन स्टरलाइजेशन कब होता है, जब देखो मान लो डॉलर बढ़ गया, मान लो अपने मार्केट में डॉलर बढ़ गया तो रुपी डीवैल्यू हो रहा है, आजकल हो ही रहा है, देखो 92 रुपीज़ हो गया, है ना, 92 रुपीज़ हो गया $1, तो ये तो बहुत गलत बात हो रही है, ठीक है। अब रुपी को कंट्रोल करना पड़ेगा, डॉलर बढ़ गए यहाँ पे, तो रुपी कंट्रोल कैसे करेगा, रुपी को खींच लो, रुपी को खींच, देखो जिस भी चीज की सप्लाई कम हुई और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, चाहे वो आप जीवन में मान लो आप बहुत ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हो ना, तो फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, सिंपल सी बात ये। तो बहुत ज्यादा अवेलेबल किसी के लिए मत हो, और आप मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा अवेलेबल आप किसी के लिए हो रहे हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैसे ही यदि रुपी प्रचुर मात्रा में हो गया
रुपी डी वैल्यू हो गया, 92 हो गया, प्रचुर मात्रा में था, उसकी वैल्यू गिर गई, तो अब रुपी को खींचना पड़ेगा आरबीआई को। जैसे ही रुपी कम होगा अब रुपी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, है ना, फिर 92 से 90 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, या तो फिर डॉलर को बाई कर लो। डॉलर को कैसे बाई करेगी, रुपी को आप इंजेक्ट करके, भाई रुपी और डॉलर का तो एक्सचेंज होगा, तो आपने डॉलर को बाई किया तो रुपी बढ़ गया, सिंपल सी बात ये, ठीक है। डॉलर बढ़ गया था, डॉलर को बाई कर लिया तो रुपी बढ़ गया। अब ये रुपी को बढ़ गया तो अब तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना, रुपी बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लेकिन अपने को तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है, तो उसके लिए फिर ये बॉन्ड को बेचेगा आरबीआई और उस रुपी को वापस खींचेगा, ठीक है। तो देखो ये तो है ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक पार्ट हो गया कि तरलता बढ़ गई थी, तरलता बढ़ गई थी तो आप बॉन्ड को बेचो और तरलता को खींच लो, ये वाला पार्ट तो हो गया। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई थी, रुपी गिर गया था, इसलिए कर रहे हैं। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है, किस लिए, डॉलर के इंपैक्ट को कम करने के लिए, उसे बोलते हैं स्टलाइजेशन, सिंपल सी बात है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा भाई, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि स्टलाइजेशन जो टूल है ना, उपकरण है ना, वो किस लिए काम में आता है, वो इसलिए काम आता है जब रुपी डी वैल्यू हो जाता है, तो वो इसलिए काम आता है जब डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो डॉलर बढ़ गया तो सबसे पहले तो डॉलर को खरीदो भाई, उसको कम करो, और ना, और डॉलर को खरीदने के चक्कर में फिर क्या होगा, रुपी बहुत ज़्यादा हो गया, रुपी बहुत ज़्यादा हो गया तो अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, यहाँ पे तरलता ज़्यादा हो गई, तो उसको कैसे करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड को दो और उसको करो। तो 4 सर्कल है इसमें स्टलाइजेशन। रिपीट करूँगा इसको मैं दोबारा, कंफ्यूज तो आई डोंट थिंक आप कंफ्यूज हुए होंगे, सिंपल सी बात है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में खरीदान और बेचान दोनों ही होता है, इसमें सिर्फ बेचान होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। क्यों बेच रहे, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ गई थी। और लिक्विडिटी क्यों बढ़ी थी, क्योंकि भाई डॉलर को खरीदने के चक्कर में पैसा बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया था, है ना, क्योंकि पैसा डी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो पैसा बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर रहा था, उस पैसे को वापस खींचना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी, उसको खींचना वापस रुपये को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है ऑपरेशन ट्विस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है, देखो सिंपल ही है, ऑपरेशन ट्विस्ट कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, उनका खरीदान बेचान होता है, लेकिन इसका पर्पज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना नहीं है। यहाँ पे क्या था पर्पज, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदान बेचान, तरलता को कम करना, ज्यादा करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वो करना। लेकिन ऑपरेशन ट्विस्ट में जो पर्पज है ना, वो ये है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं ना, उनको अट्रैक्टिव बनाना है हमें, ठीक है। एक बार मैं ये चीज़ भूल गया था, मैं दोबारा बताता हूँ। एक रेपो ओम होता है, एक आउटराइट ओम होता है। देखो खरीदान बेचान हो रहा है, रेपो ओमो का मतलब होता है, रेपो का मतलब अपने क्या देखा था, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि मान लो आज आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है और पैसा खरीद रहा है, तो उसी टाइम एग्रीमेंट भी हो गया कि वापस ये रिवर्स कब होगा, रीपर्चेज एग्रीमेंट रेपो का मतलब होता है, ठीक है। तो आप रेपो रेट और इससे कंफ्यूज मत हो ना, इसका रेपो रेट से कोई लेना देना नहीं है। रेपो का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि आज आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची और पैसा लिया, तो आज ये एग्रीमेंट साइन हो गया कि ये वापस कब होगा, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तू वापस कब लेगा और पैसा मुझे कब देगा। मान लो मैं हूँ, मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी आरबीआई के थ्रू, तो मैंने 1000 करोड़ रुपए आरबीआई को दे दिए और उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली, ठीक है। अब आरबीआई से मैं अभी लिखूंगा स्टाम्प पे कि एक काम करना, 1 साल बाद में मुझे 1000 करोड़ की जगह 1000 करोड़ और 50 करोड़ एक्स्ट्रा देना और तेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेना। मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट पहले ही हो रखा है। आउटराइट ओमो का मतलब क्या होता है कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले, मुझे पैसा ले, अब देखेंगे बाद में, मेरी इच्छा हुई तो मैं वापस बाई करूंगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं करूंगा तो नहीं, इच्छा हुई तो नहीं करूंगा, इसमें कोई वो नहीं है। और मान लो आरबीआई नहीं करेगा तो ये तो ट्रेड होती है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती है, मैं किसी और को बेच दूंगा, वो किसी और को बेच देगा, इस तरीके से चलता रहता है ये मामला, तो ठीक है। अब अपन देखते हैं ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, वैसे कनेक्ट सील्स को नहीं पड़ेगी, कनेक्ट सील्स को पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब कनेक्ट सील्स के पास पैसा कैसे कैसे आ सकता है, या तो भाई जैसे कोर्स वगैरह जो बेचते हैं उससे पैसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और जैसे कनेक्ट के शेयर हमने बेच दिए, उससे पैसा आ सकता है। और एक तरीका ये कि कनेक्ट के बॉन्ड हमने दे दिए लोगों को कि भाई ये बॉन्ड है, 100 रुपये हमें दो और 1 साल बाद में हम 110 रुपये आपको दे देंगे, तो कनेक्ट के बॉन्ड हमने लोगों को दे दिए। अब लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो आप ही हो, अब आपके पास 2 बॉन्ड पड़े, एक कनेक्ट सील्स का बॉन्ड पड़ा है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड पड़ा है। दोनों पे फिक्स लिखा हुआ है कि अभी 100 रुपये दो और 1 साल बाद में 110 रुपये लेना। आप किसका बॉन्ड खरीदना चाहोगे, आप बोलोगे कि मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदूंगा भाई। कनेक्ट सील्स का क्या भरोसा है, 1 साल बाद में कुछ हो जाए, भाग जाए नहीं हो, उसका क्या भरोसा भाई। तो गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होता है, कॉर्पोरेट्स पे कम होता है। इन्फोसिस के बॉन्ड हो गए, अडानी के बॉन्ड हो गए, अंबानी के बॉन्ड हो गए, सेम यदि रेट में मिल रहे तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना प्रेफर करते हो, है ना। तो अब कैसे भाई, अब यदि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं बिकेंगे तो कंपनियां ग्रो कैसे करेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, जीडीपी में योगदान कैसे होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऑपरेशन ट्विस्ट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है और कुछ इस तरीके का ट्विक करती है कि ये जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है ना, इनकी यील्ड कम हो जाए, इन पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कम हो जाए। अब मान लो
ये जो 110 रुपये, अब गवर्नमेंट बोले कि 102 रुपये दूंगी मैं एक साल बाद में, और इधर कनेक्ट फ्यूल्स आपको 110 रुपये दे रहा है। अब आप सोचोगे कि यार चलो ठीक है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ज़्यादा है, लेकिन यार एक साल में 2 रुपये तो क्या ही कमाऊंगा मैं। ठीक है, आज मैं 100 रुपये दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, एक साल बाद में गवर्नमेंट मुझे 102 रुपये देगी, और इधर कनेक्ट फ्यूल्स को आज मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, अब कनेक्ट फ्यूल्स एक साल बाद में 110 रुपये देगी। तो एक काम करता हूँ, कनेक्ट फ्यूल्स का ही खरीद लेता हूँ, रिस्क है थोड़ी लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट किस लिए किया जाता है? ऑपरेशन ट्विस्ट में किया क्या जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन वाली बात की जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आदान प्रदान ही होता है। लेकिन क्यों होता है? पर्पज क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने का, कॉर्पोरेट बॉन्ड को अट्रैक्टिव बनाने का, ताकि लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड को ज़्यादा खरीदें। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? सिंपल सा है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्यों किया जाता है? पहला, लिक्विडिटी, तरलता को कम करने के लिए। दूसरा, इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तीसरा अपन ये ले सकते हैं, ये क्या नाम है, रुपये को स्ट्रॉन्ग या डॉलर को वीक करने के लिए। इस तरीके के 3-4 ऑप्शन आएंगे। क्या है सिंपल उत्तर? कॉर्पोरेट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, इसका इन्फ्लेशन से फाइट करना उद्देश्य नहीं है। ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू एडजस्ट इस यील्ड, इसका यील्ड कम कर देते हैं ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिखे अपने। ठीक है। एक होती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये क्या होती है? देखो सिंपल, खुद नाम ही बोल रहा है, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए स्कीम है। मतलब मार्केट डिस्टेबलाइज हो गया। डिस्टेबलाइज कब हो गया? इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में। तो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो पैसों को खींचो और गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचो। तो इसमें सिंपल से क्या किया जाता है? गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को बेच के तरलता को खींचता है। ठीक है, आरबीआई इशू शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजेबल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। जो एक्सेस, जो अधिक जो तरलता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको खींचने के लिए जो आरबीआई अपने जो बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं, जो सिक्योरिटीज होती है, उनको बेचता है और तरलता को खींचता है। इसे बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइज। और ये सब किसके थ्रू होता है? ई कुबेर के थ्रू होता है। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट डिस्टेबलाइज हो गया था। ई कुबेर एक प्लेटफॉर्म है, और भी प्लेटफॉर्म आ गए आजकल तो। आरबीआई का एक तो ई कुबेर, एक रिटेल नाम से भी एक आरबीआई का वो है प्लेटफॉर्म है। इसमें आपके मेरे जैसे लोग जाके साइन अप कर सकते हैं, केवाईसी करवा के। हम भी गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद सकते हैं, हम भी कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर है चीज़ें, है ना। तो कुल मिला के अब तक जो गेम हो रहा था ना पूरा, वो पैसे का लेन देन का ही हो रहा था। और किसके द्वारा हो रहा था? आरबीआई के द्वारा हो रहा था। सिंपल सी बात है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है ही है कि आरबीआई द्वारा पैसे का लेन देन होता है। कैसे होता है भाई पैसे का लेन देन? अलग अलग टूल्स है। सीआरआर एसएलआर में वो पैसे को कंट्रोल करता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ के थ्रू वो पैसों को कंट्रोल करता है। उसके बाद में ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आदान प्रदान करके पैसों को कंट्रोल करता है। फिर उसी के अलग अलग प्रकार है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ऑपरेशन ट्विस्ट वगैरह। ठीक है, अब ये ठीक है, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये क्या डिसाइड करती है? ये रेपो रेट को डिसाइड करती है। अपने जो देखा था ना रेपो रेट 5.25%। बाकी जो एसएलआर है, वो सीआरआर है, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड नहीं करती, ये आरबीआई गवर्नर डिसाइड करता है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर्स की कमेटी है। ठीक है, 6 मेंबर की कमेटी, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ठीक है, आरबीआई की जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक तो आरबीआई गवर्नर होगा, एक आरबीआई की डिप्टी गवर्नर होगा या होगी, और एक आरबीआई का कोई भी एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होता है वो होगा आरबीआई को कोई भी। ठीक है, और जो 3 गवर्नमेंट साइड से होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इन जो 3 का जो टेन्योर होता है वो 4 साल होता है। गवर्नमेंट की साइड से जो लोग होते हैं ना 4 साल के लिए होते हैं, और आरबीआई वाली जो 3 लोग होते हैं उनका कितना टेन्योर होता है? उनका एक्स ऑफिशियो होते हैं वो, उनका जो आरबीआई का जो पद है ना वो जब तक रहेगा तब तक रहेगी। जैसे मान लो आरबीआई गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर मान लो 10 साल रहता है, तो वो एमपीसी कमेटी के चेयरमैन रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनका तो एक्स ऑफिशियो होता है, इनका 4 साल होता है। ठीक है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 29 सितंबर 2016। कब स्टार्ट हुई? 29 सितंबर 2016। आजकल क्या है, इवन यूपीएससी भी डेट वाले क्वेश्चन पूछ लेती है एक स्टेटमेंट में। और इसकी पहली मीटिंग मुंबई में कब हुई? 3 अक्टूबर 2016 को। तो 2016 याद रखना, डिमोनेटाइजेशन वाला साल था, है ना। और डिमोनेटाइजेशन इसके जस्ट बाद में ही तो होता, शायद अक्टूबर नवंबर में होता डिमोनेटाइजेशन ना, तो उससे जस्ट पहले एमपीसी बन गई थी। मिनिमम 4 मीटिंग होनी चाहिए एक साल में। वैसे लगभग 6 मीटिंग हो जाती है, हर 2 महीने मीटिंग करते हैं, लेकिन मिनिमम 4 तो होनी चाहिए। ठीक है, मीटिंग कोरम 4 लोगों का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के 3 लोग आके डिसाइड करके रेपो रेट, नहीं, कम से कम 4 लोग रहने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आरबीआई के 3 लोग आके डिसाइड करके, कम से कम 4 लोग होंगे तभी मान्य होगी वो मीटिंग। और उसका चेयरमैन गवर्नर होना जरूरी है। और मान लो 6 के 6 हैं और 3 एक तरफ हो गए, 3 एक तरफ हो गए। मान लो 3 बोल रहे हैं कि रेपो रेट ना 5.5% होनी चाहिए और 3 बोल रहे हैं कि नहीं 6% होनी चाहिए। अब क्या होगा भाई? अब जो आरबीआई का जो गवर्नर है उसका कास्टिंग वोट होता है, वो जो बोलेगा वो होगा। ठीक है, रेपो रेट डिसाइड करती है, उसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, उसको बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, और किस लिए होती है? इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट देती है 4 ± 2%।
ये कौन दिया टारगेट, किसने डिसाइड किया? ये आरबीआई ने डिसाइड नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और अब गवर्नमेंट ने डिसाइड करके एमपीसी को एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम एक काम करना, इकोनॉमी में ये 4+- 2% रहना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम 2% रहना चाहिए, मैक्सिमम 6% रहना चाहिए। अब आप बोलोगे मिनिमम 2% का क्या गेम है भाई, इन्फ्लेशन तो जितना कम उतना ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्फ्लेशन यदि बहुत ज़्यादा कम हो गया मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है, मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब इसके 3 स्टांस होते हैं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, अकोमोडेटिव रुक और न्यूट्रल रुक। ये क्या होते हैं भाई? आज जैसे मान लो एमपीसी ने बोला कि आज 5.25% रेपो रेट है और हमारा जो स्टांस है वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का है, मतलब आज के 2 महीने बाद जब हम मिलेंगे ना तो या तो हम इस रेपो रेट को बढ़ाएंगे या फिर यहीं का यहीं रखेंगे। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, टाइट करेंगे इसको, ठीक है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है कि आगे 2 महीने बाद में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और न्यूट्रल भी रह सकते हैं। और इसका अकोमोडेटिव रुख का मतलब है कि 2 महीने बाद जब हम मिलेंगे अगली कमेटी में, अगली मीटिंग में, तो इसको या तो हम कम करेंगे या बराबर रखेंगे। मतलब न्यूट्रल तो सब में ही है, अनचेंज तो तीनों में ही है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है कि हम बढ़ा सकते हैं या बराबर रख सकते हैं। अकोमोडेटिव का मतलब है कि इसको कम करेंगे या बराबर रखेंगे। और न्यूट्रल रुख का मतलब है हम बराबर रखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब तीनों इनमें ऑप्शन आगे। अब ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इकोनॉमी में सर्टेनिटी बढ़े। बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह, बहुत सारे शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले वगैरह, वो देखते रहते हैं, आरबीआई को वॉच करते रहते हैं। अब आरबीआई ने आज बोल दिया कि अगली बार हम इसको कम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से लोग पैसा लगाएंगे, उस हिसाब से शेयर मार्केट रन करेगा। तो इकोनॉमी में थोड़ी सी सर्टेनिटी हो, आरबीआई का काम यही तो है ना कि इकोनॉमी में सर्टेनिटी हो, कुछ लफड़े नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए ये बोल के जाते हैं। और क्या जरूरी है ये? अब मान लो आज बोल गई है कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करेंगे, मतलब अगली बार हम बढ़ा सकते हैं या न्यूट्रल रख सकते हैं, कम तो नहीं करेंगे, तो क्या मैंडेटरी नहीं? अगली मान लो 2 महीने में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कम करना पड़े रेपो रेट, तो कम भी कर सकते हैं। तो मैंडेटरी नहीं है, बस बोल के जाते हो ताकि एक एश्योरेंस बना रहे, क्रेडिबिलिटी बना रहे, एक लोगों को एक सिग्नल चले जाए कि ऐसा होगा आगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर 6 हैं। ये देखो, ये जो 3 है ये तो आरबीआई वाले, संजय मल्होत्रा साहब आपको पता है आरबीआई गवर्नर है, पूनम गुप्ता मैम है डिप्टी गवर्नर है, और इंद्रनील भट्टाचार्य साहब है, ये भी आरबीआई के ही मेंबर है, ठीक है। उसके अलावा 3 इकोनॉमिस्ट हैं, राम सिंह, ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए तीनों, सौगता भट्टाचार्य और नगेश कुमार जी। इनका 4 साल का, तीनों का 4 साल का वो है, और रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मान लो ये संजीव मल्होत्रा साहब है, 4 साल हो गए, और मान लो गवर्नर पद पे ये 4 साल हो गए, अब ये रिटायर हो गए, वापस इनको गवर्नर चुन लिया गया, तो वापस एमपीसी के अपने आप वो बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। तो इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, इनका नहीं है, गवर्नमेंट वालों का, ठीक है। ये नाम याद कर लेना भाई, संजय, पूनम, इंद्रनील, राम, सौगाता और नगेश, ठीक है। अब देखो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में एक ग्राफ है कि देखो पॉलिसी रेपो रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही कोर इन्फ्लेशन घट रहा है, तो ये तो अपने को पता ही है। रेपो रेट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा, सीधी सी बात ये है ना। क्योंकि रेपो रेट क्या होती है कि जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, और यदि ज़्यादा उस पर लोन दे रहा है तो इन्फ्लेशन तो कम होगा ही, क्योंकि अब बैंक आगे घुमाएंगे ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे घुमाएंगे तो लोन लोग कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ग्राफ्स अब आपको डरने की जरूरत नहीं इकोनॉमिक सर्वे में। अब ये देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। अब देखो, जब रेपो रेट को कम किया जाता है ना, उसे बोलते हैं आसान या सस्ती या नरम या उदार या विस्तारवादी नीति, ठीक है। इजी, चीप, डोविश, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। क्यों भाई ये सब क्यों बोलते हैं? देखो, इजी मतलब आपने पैसा इजी कर दिया, विस्तारवादी मतलब पैसा, रेपो रेट कम करोगे तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। वो अक्षय कुमार वाली मीम, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो विस्तारवादी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब अब इकोनॉमी पैसा है तो इकोनॉमी विस्तार करेगी, ग्रोथ होगी। डोविश, डोविश का मतलब होता है नरम। तो अब आरबीआई का रुख नरम है कि भाई ठीक है, रेपो रेट कम ब्याज में हम पैसा दे रहे हैं बैंकों को, ठीक है। चीप पैसा मिल रहा है, आराम से सस्ते ब्याज दरों में आरबीआई पैसा दे रहा है ना, और इजी, आराम से पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या होगा? अच्छा, ये नीति कब होगी? जब आप डिक्रीज करोगे, किसको? रेपो रेट को या रिवर्स रेपो रेट को या एमएसएफ को, क्योंकि सबका इफेक्ट सेम ही होता है, आपको पता है। तो जब आप रेपो को, रिवर्स रेपो को, एमएसएफ, एचडीएफ, बैंक रेट, इनको डिक्रीज करोगे तो ये वाली नीति होगी, ठीक है। इस या फिर और कैसे हो सकता है? आप पैसा इंजेक्ट कैसे कर सकते हो? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई कर दो ओमओ में बाई और सेल दोनों होते हैं। आप बाई कर को पैसा इंजेक्ट करो तो भी ये बार विस्तारवादी नीति होगी, ठीक है। ये भी हो गया। इंक्रीज लोन टू वैल्यू रेशियो, ये भी अपन समझ लेते हैं, लोन टू वैल्यू अभी आगे ये उसमें आएगा। ध्यान रखना, लोन टू वैल्यू ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये मात्रात्मक टूल है। ये रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, एचडीएफ, बैंक रेट, ये सब मात्रात्मक है। लेकिन लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है? ये गुणात्मक टूल है। ये क्या होता है लोन टू वैल्यू? जैसे न्यूज़ में भी आया था अभी, ये कल ही आज ही न्यूज़ में आएगी, ठीक है। क्या है भाई? ये देखो लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू। तो ये न्यूज़पेपर आपको आसान हो जाएगा। लोन टू वैल्यू क्या होता है? जैसे कि आपके पास मान लो 1 किलो सोना है
और 1 किलो सोना अभी कितने का हो गया होगा, मतलब शायद 1,60,00,000 ऐसे कुछ हो गया होगा, ठीक है। तो आपने 1 किलो सोना गिरवी रखा, 1,60,00,000 का सोना गिरवी रखा, इसके बदले में आपको कितना लोन मिल रहा है, उसे बोलते हैं लोन टू वैल्यू। उस सोने की कितनी वैल्यू थी, उसके बदले में आपको कितना लोन मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो मान लो आपने 1 करोड़ का वैल्यू का सोना लोन गिरवी पर रखा था और आपको 80 करोड़ रुपए, यदि मान लो 80 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो लोन टू वैल्यू रेशियो होगी 0.8, 80% लोन टू वैल्यू रेशियो होगी। ऐसा नहीं कि भाई जितने का सोना रखा उतने का ही आपको लोन मिल जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो गोल्ड लोन वगैरह अपन लेते हैं ना कि सोने को गिरवी रखा और लोन लिया, तो आप सोचो, आप लोन टू वैल्यू रेशियो को मान लो डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, मतलब आपने डिक्रीज किया इसको, मतलब वैल्यू आपने ज़्यादा दी और लोन आपको कम मिल रहा है, लोन कम मिल रहा है, तो अब मतलब एक्सपेंशन कम होगा। और लोन टू वैल्यू रेशियो को आपने इंक्रीज कर दिया कि मान लो 1 करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखने में अब आपको 90 लाख रुपए मिल रहे हैं, 95 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा ना, ज़्यादा पैसा आएगा तो विस्तारवादी नीति होगी, एक्सपेंशनरी होगी, इजी मनी हो जाएगा, ठीक है। तो लोन टू वैल्यू रेशियो को आप इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, देखो रेपो रेट वगैरह से। दोबारा समझाऊं, देखो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है कितना रुपए का आप सोना गिरवी रख रहे हो, उसके बदले में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। अब मान लो ये आपने इंक्रीज कर दिया लोन टू वैल्यू रेशियो, कि आपने 1 करोड़ का सोना रखा था, पहले आपको 80 लाख रुपए का लोन मिल रहा था, अब 90 लाख का लोन मिल रहा है, अब 1 करोड़ का लोन मिल रहा है पूरा का पूरा, तो अब आपके पास पैसा आ गया, ज़्यादा पैसा आया, तो विस्तारवादी या आसान या सस्ती या नरम नीति हो गई, सिंपल सी बात है। और लोन टू वैल्यू रेशियो को डिक्रीज कर दिया आपने, मान लो कि आपने 1 करोड़ का सोना गिरवी रखा था और आपको 70 लाख रुपए हाथ में आ रहे हैं, है ना, 70 लाख की बैंक आपको दे रहा है, तो फिर ये तो कठोर हो गई ना, तो ये तो तंग या महंगी या कठोर ब्याज दरें होगी या संकुचनवादी हो गया, अब आपके पास कम पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सोने की कीमतें बढ़ रही है, सोना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो बैंकों को सोना चाहिए अभी, बैंक बोल रहे हैं कि ठीक है तू सोना रख, तू ज़्यादा पैसे ले जा भले, ठीक है। तो देखो पहले जब सोना सस्ता था 60,000 रुपये का ही था, अभी 2-3 साल पहले, तो लोन टू वैल्यू रेशियो 75% था, मतलब आपने मान लो 1 करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखा बैंक में, तो बैंक आपको 75 लाख रुपए का लोन दे देता था। लेकिन आप जब आप सोने की वैल्यू 1,60,000 हो गई 1 तोला की, ठीक है, मतलब 10 ग्राम की लगभग, तो 1 करोड़ रुपए का सोना आप गिरवी रखते हो तो बैंक आपको 85 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है, मतलब ज़्यादा लोन दे रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम एक्वायर कर रहा है, एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर रहा है, एक मिनट, हाँ, तो कहाँ था मैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम एक्वायर कर रहा है, सिक्योरिटीज को एक्वायर कर रहा है, मतलब पैसा देगा, सिंपल सी बात है ना, अधिग्रहण कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, तो पैसा देगा तो विस्तारवादी हो गया, नरम इजी हो गया, ठीक है। और ये सब हो गया, अभी ये आपको पूरा चीज़ें आ गई। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, तो ये जो रेपो रेट है, ये देखो इसका क्या है, अब वही आया कि पिछले 5 साल में लगातार बढ़ रही है, नहीं, ये पहले घटी थी, फिर बढ़ी है, फिर घट रही है, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो स्टेटमेंट आ जाए कि लगातार बढ़ रही है, लगातार घट रही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी कितनी चल रही है, 5.25% चल रही है, अपने को देख लिया, ठीक है। पिछले 1 साल के अंदर 125 बेसिस पॉइंट का डिक्रीज हो गया, 125 बेसिस पॉइंट मतलब 1.25%, देखो 6.5% था, घट के 5.25% पे आ गया, मतलब 1.25% का डिक्रीज हुआ, 1.25 मतलब 125 बेसिस पॉइंट, मैं बोलता ना जितने बेसिस पॉइंट उसको 100 से भाग दे दो तो आ जाएगा कितने परसेंटेज में डिक्रीज हुआ, ठीक है। और करंट इंस्टेंस क्या है, न्यूट्रल है, मतलब अभी थोड़े दिनों पहले ही आरबीआई की मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड हुआ कि 5.25% है, और ये दिसंबर 2025 से 5.25 ही है, मीटिंगें तो हो रही है, एक और मीटिंग हो गई है अभी फरवरी में, ठीक है। और स्टांस क्या है, न्यूट्रल है अभी, कि आगे हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो स्टांस भी अपने को पता चल गया। ये तो अपना हो गया मात्रात्मक, ठीक है, क्वांटिटेटिव हो गया। मात्रात्मक में क्या क्या पढ़ लिया, दो तो अपन ने रेशियो पढ़ लिए, सीआरआर और एसएलआर, उसके अलावा बहुत सारे रेट अपन ने पढ़ ली, रेपो रेट पढ़ ली, रिवर्स रेपो रेट पढ़ ली, रेपो रेट के साथ में इधर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ ली, रिवर्स रेपो रेट के साथ में इधर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पढ़ ली अपन ने, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ लिए, ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ लिया, स्टलाइजेशन पढ़ लिया, ये सब किसके टूल हैं, ये सीधे सीधे इसके मात्रात्मक के हैं, क्वांटिटी के हैं, क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव पढ़ लेते हैं भाई, गुणात्मक क्या पढ़ लेते हैं। एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि कौन से सेक्टर को कितना पैसा जाना चाहिए, ये डिसाइड करता है आरबीआई, मतलब गुणात्मक हो गया। जैसे भाई 100 रुपये आप लोन में घुमा रहे हो आगे बैंक, तो उनमें से कम 18%, मान लो SC/ST को जाना चाहिए, 12% सॉरी, ठीक है, 12% SC/ST को जाना चाहिए, 18% एग्रीकल्चर को जाना चाहिए, उनमें से 10% सीमांत और लघु किसानों को और 8% बाकी किसानों को जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का जब आप डिसाइड करते हो, टोटल 40 रुपये का, 100 में से 40 रुपये का 40% का आरबीआई डिसाइड करता है
कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, इसे बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण। ठीक है, लोन टू वैल्यू रेशियो अपन ने पढ़ लिया कि कितना रुपए का कोलेटरल रख रहे हैं उसके बदले में आपको कितना रुपए मिलना चाहिए, ये लोन टू वैल्यू रेशियो गुणात्मक हो गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी वही हो गया कि मार्जिन मतलब क्या हुआ कि सोने की कीमत और आपको जो लोन मिल रहा है उसमें कितना मार्जिन है, जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतनी संकुचनवादी होगी, जितना कम मार्जिन होगा उतनी विस्तारवादी होगी। कि 1 करोड़ का सोना था और 1 करोड़ का लोन मिल रहा है तो बढ़िया बात है ये तो, और 1 करोड़ का सोना था और 50 लाख का लोन मिल रहा है तो ये मार्जिन ज्यादा बढ़ गया, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, मोरल सुएशन एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट आरबीआई आके क्या करता है, पब्लिक में बयान देता है, मीडिया को देता है ना, और क्या नाम है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, मान लो कॉन्वोकेशन के दौरान आरबीआई के गवर्नर, तो वहाँ पे भाषण देते हैं, इससे बैंकों पे दबाव आता है। ठीक है, कि यार हम इधर तो रेपो रेट तो हम कम कर रहे हैं, आरबीआई बोलेगा रेपो रेट हम तो कम कर रहे हैं, लेकिन बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक आगे रेट को कट ही नहीं कर रहे। कि जैसे मान लो ये बैंक है, ये कस्टमर है, ये आरबीआई है, कि भाई हम तो 5% में ही देते थे इनको, लेकिन ये आपसे 10% ले रहे। ठीक है, इनको कम लेना चाहिए आपको, तो इससे नैतिक दबाव आता है बैंकों पे। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्ट एक्शन भी ले लेता है कभी कभी आरबीआई। कभी कभी मान लो फ्रॉड हो गया या ज़्यादा दिक्कतें हो गई, ये बैंक मान ही नहीं रहा, तो डायरेक्टरशिप चेंज कर देता है, स्टाफ चेंज कर देता है ना, बैंकों को बोलता है कि तू वहाँ पे रूरल जो एरिया है उसमें ब्रांच वगैरह खोल, तो ये डायरेक्ट एक्शन भी ले लेता है। ठीक है, तो अपन देखा था इनको डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं, और जो दूसरे जो मात्रात्मक जो टूल थे है ना, जो क्वांटिटेटिव टूल थे, उनको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं अपन। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपन ये एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ना अपन बैंकिंग पढ़ेंगे तब और डिटेल पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा भी याद कर लो। डिटेल में क्या यही चीज़ होती है कि 40% तक फिक्स है कि इंडियन सेक्टर को देना है, उनमें से 12% वीकर सेक्शन एससी एसटी डिसेबल वीमेन को देना है, 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को होती है जिनमें का 2 हेक्टेयर से कम का लैंड हो। ठीक है, और बाकी फार्मर्स को 8% तक देना है। माइक्रो एंटरप्राइजेज को 7.5 रखना है, एमएसएमई नहीं है, एमएसएमई में तो सारे आ जाते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम आ जाते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज है जिनको 7.5 देना है, और बाकी को फिर ये 2.5% तक देना है। ठीक है, जो इसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज आ गए, स्कूल लोन हो गए, ये सब हो गए, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको, तो बैंक क्या करते हैं, ये रखते हैं कि जैसे मान लो बहुत बार आते हैं ना बैंक वाले आते हैं कि एजुकेशन लोन ले लो, हेल्थ लोन ले लो, या फिर बहुत सारे छोटे उद्योगों के पास भी आते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक को ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है कि 100 रुपये में से 40 रुपये इनके पास घुमा रहे या नहीं घुमा रहे। तो ये इकोनॉमी ऐसे ही नहीं चल रही भाई, लोग बैठे ऊपर इंश्योर करते हैं कि भाई जो नीचे वाले जो तबके हैं उनके पास भी पैसा जाए। ठीक है, और ये तभी तो गुणात्मक उपकरण है ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इतना सारा अपन ने पढ़ लिया, तो आरबीआई के बारे में भी 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं, फिर अपन पीवाईक्यू करेंगे और फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं आरबीआई पे। अब थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई ये सारी चीज़ें आरबीआई के अंडर ही हो रही है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ना। हालांकि बैंकिंग वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया, इसने पैरवी की कि एक सेंट्रल बैंक तो होना चाहिए साहब। और फिर 1929 में आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी। उसके बाद में तो अंग्रेज और सजग हो गए कि कहीं इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हो जाए, तो अब तो सेंट्रल बैंक होना ही होना चाहिए। इसलिए आरबीआई एक्ट आया 1934, अंग्रेजी लाए थे इसको, 1934 में आरबीआई एक्ट आया। इसके तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। लेकिन ये उस टाइम गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था। बहुत सारे लाला थे, बहुत सारे मारवाड़ी थे, सबने कुछ कुछ शेयर खरीद लिए। उस टाइम गवर्नमेंट के पास इसकी सिर्फ 4% ओनरशिप थी, लगभग 4%। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये प्राइवेट बैंक था। ठीक है, और ये इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 1935 से। ठीक है, पहले जो इसके जो गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले जो इंडियन गवर्नर थे वो सीडी देशमुख साहब थे। ये सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और ये पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। तो ये थोड़ा सा बैंकिंग जीके थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में ये 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब कि अब ये जो जितने भी लाला थे, मारवाड़ी थे, इंडिविजुअल थे, बड़े बड़े घराने थे, इनको बोला कि तुम अपने पैसे पकड़ो शेयर के, और भाई सेंट्रल बैंक है, आज़ाद हो गया देश, अब तो ये सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए थोड़े बहुत और अपने पास ले लिया। अब 100% ओनरशिप किसके पास आ गई? आरबीआई के पास आ गई। ठीक है, तो 1935 अपने को पता है, फिर 1949 में राष्ट्रीयकरण इसका हो गया 1 जनवरी को। ठीक है, फिर अब क्योंकि सेंट्रल बैंक है, तो अब बाकी बैंकों को भी तो इसको रेगुलेट करना है, तो इसको पावर दी जानी चाहिए। तो पावर कहाँ से आएगी? उसके लिए एक पार्लियामेंट ने एक वो पारित किया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। ठीक है,
सेक्शन 7 जो है आरबीआई एक्ट का, वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन देने के लिए। देखो अल्टीमेटली तो क्या है, ये एक गवर्नमेंट बैंक ही है, गवर्नमेंट की 100% ओनरशिप है, तो गवर्नमेंट इसको डायरेक्शन दे सकती है कि ऐसा कर वैसा कर। और वो किस सेक्शन के अंडर दे सकती है? सेक्शन 7। ये क्या है, 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, तो सेक्शन 7 आप याद रखना कि किस सेक्शन के तहत, कौन से सेक्शन के तहत? आरबीआई एक्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है। तो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 के तहत गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में आरबीआई को दिशा निर्देश दे सकती है कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। अल्टीमेटली मालिक तो गवर्नमेंट ही हुई ना। ई कुबेर इसका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब है जितने भी पैसों का लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीदान बेचान हो रहा है, वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है। ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, और उसका नाम क्या है? ई कुबेर है, जो अपन ने देख लिया था। इसके अलावा बैंकों की थोड़ी सी हिस्ट्री अपन देखना चाहे तो पीएनबी सबसे पुराना बैंक है, 1894 में आ गया था। कभी कभी क्या है, आजकल एग्जाम्स में क्या क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा है 1908 में। इंपीरियल बैंक 1921 में। हुआ क्या था कि 3 मेजर प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता। तो ये 3 मेजर प्रेसिडेंसी थी, इनके अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक थे। फिर 1921 में क्या है, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, उसको बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक देखो देश आज़ाद नहीं हुआ है। फिर जब देश आज़ाद हुआ 1955 में, फिर ये सोचा कि यार इंपीरियल क्या नाम है, ये इंपीरियल तो औपनिवेशिक वादी सोच है, तो इस इंपीरियल का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया 1955 में, ठीक है। LIC कब आई? 1956 में आई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस, जो भी मौत हो जाती है उसके लिए इंश्योरेंस करवाती है। उसके अलावा 1969 में पहला 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जैसे आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक था, लोगों के पास ओनरशिप थी, शेयर थे इसके, वैसे ही जितने भी बैंक चल रहे थे ना उस टाइम देश में, ये बड़े बड़े घरानों, जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा की जो गायकवाड़ घराना था उसका मेजर शेयर होल्डिंग थी। ऐसे बड़े बड़े घराने थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके बैंक चलते थे। अब इंदिरा गांधी तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी आयरन लेडी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि यार देश के इतने जो बड़े बैंक है, यदि वो प्राइवेट हाथों में रहेंगे तो देश तो सुरक्षित नहीं है, इकोनॉमी सुरक्षित नहीं है, ये तो मनमर्जी करेंगे कल को अपने। तो इनको बोला कि इधर आओ, बैंक ऑफ बड़ौदा इधर आओ, ये पैसे पकड़ो थोड़े से और ये हमें दे दो शेयर। अब वो आनाकानी करे, एक थप्पड़ मारूंगी अभी, एक ये देश का बैंक है, राष्ट्रीयकरण हो गया आज से इसका। मतलब बहुत पावर था उस लेडी में देखा जाए तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का 14 बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1969 में। मतलब जितने भी प्राइवेट लोग थे जिनके शेयर थे उनको थोड़े पैसे पकड़ाए, जो भी पैसे बनते, और बैंक अब गवर्नमेंट का हो गया। ये बाकी जगह भी करते हैं, जैसे मान लो डैम बनाना है, किसी की प्राइवेट ओनरशिप है, जमीन है, तो उसको क्या करते हैं, कंपनसेशन देते हैं और जमीन ले लेती है सरकार। तो सरकार के पास तो ये पावर है ही सही, पब्लिक इंटरेस्ट में तो कुछ भी कर सकती है सरकार, ठीक है। जैसे उस टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर होल्डर्स को लगभग 11 करोड़ रुपए मिले थे उस टाइम। 11 करोड़ बहुत बड़ी बात होती थी 1969 में, ठीक है। फिर आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1972 में। ये थोड़ा क्रम याद रख लेना, 1956, 1969, फिर 1972। जनरल इंश्योरेंस कंपनी मतलब जैसे मान लो आप एक्सीडेंट हो गया, टूट फाट हो गई, उसके लिए इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी बढ़ गई उसके लिए इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल चीजों के लिए इंश्योरेंस। LIC किसके लिए? लाइफ इंश्योरेंस के लिए। आप जब मौत हो जाती है आपकी तभी पैसे मिलते हैं LIC में, ठीक है। फिर उसके बाद में 1980 में अभी भी इंदिरा गांधी थी, 6 बैंकों का फिर नेशनलाइजेशन कर दिया, है ना। एम नरसिम्हन कमेटी 1991 में आई पहली वाली, और दूसरी आई 1997 में। ये किसके लिए थी? बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए। नरसिम्हन साहब क्या थे? आरबीआई के गवर्नर रहे हुए, और इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम दिया था इन्होंने, वहाँ से एक छोटे से क्लर्क से नौकरी स्टार्ट की थी। फिर एग्जाम देते गए आरबीआई के अंदर, देते गए और गवर्नर तक पहुंचे। सोचो, मतलब कोई भी आदमी छोटा नहीं होता, वो बस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करता रहे। तो इनके अंडर एक कमेटी आई 1991 में, और 1997 में दूसरी कमेटी आई। किसके लिए? बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। अब बैंकिंग रिफॉर्म के लिए तो चलो आसान वो हो गया। अब मान लो और ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन में ये था वो था, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि जितनी भी लिबरल चीजें हैं, ये बोली इन्होंने। लिबरल चीजें का मतलब है, इन्होंने बोला कि रूरल क्षेत्र में ब्रांचें खोलो। इन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को भी आने दो बैंकिंग में। इन्होंने बोला कि मल्टीनेशनल कंपनी बाहर के लोगों को भी आने दो, क्या नाम, फॉरेन बैंक्स भी खुलने दो। जितनी खुला छोड़ सकते, ज्यादा लोगों को लाइसेंस दो बैंक के, जितना खुला छोड़ सकते हो ना बैंकों को उतना छोड़ो। इनकी फिलोसफी ये थी। तो कोई भी ऑप्शन आए, तो जैसे मान लो ऑप्शन आ सकता है कि इन्होंने टाइट करने की कोशिश की बैंकिंग सेक्टर को, या फिर इन्होंने ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनरशिप को बढ़ावा दिया। नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन के भी पक्ष में थे कि प्राइवेट बैंक्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। डॉक्टर रघुराम राजन की कमेटी आई 2007 में। अब देखो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे अपना जो इंडिया था वो काफ़ी अलूफ था, मतलब बच गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो गवर्नर थे रघुराम राजन साहब थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस से हम बच सके, ठीक है।
तो ये मोटी मोटी हिस्ट्री है। पीएनबी, फिर बीओबी आया, फिर आपको पता है एसबीआई 1955 में नेशनलाइज हो गया, फिर उसके बाद में एलआईसी आया, फिर उसके बाद में क्या नाम है बैंकों का नेशनलाइज इनका फर्स्ट फेज आया 1969 में, फिर जीआईसी आ गया, जीआईसी के बाद में फिर सेकंड फेज आया है ना, उसके बाद नरसिम्हन कमेटी आई, फिर उसके बाद में रघुराजन कमेटी आई। तो ये पूरा आपको रहना चाहिए। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1940 तक क्या था, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता था, मतलब 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का, ठीक है। फिर 1940 से लेकर 2020 तक 1 जुलाई से 30 जून तक चला, मतलब जो एकेडमिक ईयर होता है ना 1 जुलाई से अपनी स्कूल स्टार्ट होती है वैसे। लेकिन फिर जालान कमेटी आई, उसने बोला कि यार ज़्यादा जो आदान प्रदान होता है आरबीआई का वो किसके साथ होता है, इसके साथ होता है गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर कितना है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। तो एक काम करते हैं दोनों को सिंक बैठाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फिर 2020 के बाद में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इनका फाइनेंशियल ईयर हो गया, किसका, आरबीआई का भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आरबीआई का जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन में है, जालान कमेटी की रिकमेंडेशन है। कब से स्टार्ट हुआ, 2020 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके का आ जाता है क्वेश्चन। आरबीआई की 4 पोर्टल है, इंपॉर्टेंट है। उद्गम पोर्टल, बहुत सारे अनक्लेम डिपॉजिट हैं, कभी कभी ना पूरी फैमिली खत्म हो जाती है और उनके डिपॉजिट पड़े रहते हैं, फिर मान लो कोई कजन है, कोई है, पैन कार्ड लगाया वहाँ पे तो उनका डेटा आ जाएगा। तो अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम करने के लिए उद्गम पोर्टल, लेकिन उस पैसे का उद्गम कहाँ से, लोगों के हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं बैंकों में और उनका कोई धनी दोरी नहीं है, तो उसके लिए आरबीआई ने ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। प्रवाह पोर्टल है, मान लो मुझे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, मुझे छोटा मोटा कोई एनबीएफसी खोलना है, तो मैं लाइसेंस लेने के लिए ऐसा थोड़ा नहीं कि भाई मुंबई जाऊंगा, तो प्रवाह पोर्टल है कि मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ। तो लाइसेंस वगैरह बैंक और नॉन बैंक वगैरह को लाइसेंस देने के लिए प्रवाह पोर्टल है साहब। दक्ष वेब पोर्टल क्या है, सुपरविजन के लिए, कौन बैंक कैसा काम कर रहा है, कौन बैंक पे कितना एनपीए है, कौन बैंक में मैनेजमेंट सही है, कौन बैंक के डायरेक्टरशिप, ये सब को ट्रैक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए दक्ष पोर्टल है ना। अब बैंक घाटे में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बैंक का बैलेंस शीट क्या है, ये सब बैंकों को आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है, तो कुरियर से तो भेजते नहीं, वो इस पोर्टल पे सबमिट कर देते हो, तो आरबीआई देखता रहता है, ठीक है। तो दक्ष मतलब आरबीआई चौकन्ना है कि कौन बैंक कैसा काम कर रहा है। प्रवाह मतलब पूरा प्रवाह चलता रहना चाहिए, नए बैंक आते रहने चाहिए, उसके लिए लाइसेंस देना पड़ेगा। उद्गम मतलब उस पैसे का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से, तो अनक्लेम डिपॉजिट है ना, उनको क्लेम करने के लिए, ठीक है। और ई कुबेर तो अपने देख लिया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जिसपे पूरा आरबीआई पैसों का लेन देन करता है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब देखो आपको मजा आएगा, अब 15-20 मिनट में अपन फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। आप बोलोगे अरे यार ये तो अपने से तो यूपीएससी क्वेश्चन भी हो रहे, सब कुछ हो रहा है, और आगे भी नए क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के यही आएंगे, बस आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किसका है, गुणात्मक है, ठीक है। ये हिंदी में भी आप देख सकते हो। अब देखो चेंजिंग लेंडिंग मार्जिन, ये तो सेलेक्टिव है भाई। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आदान प्रदान तो ओमओ था, ओमओ किस में होता था, इसमें मात्रात्मक में होता था, तो सीधा सीधा उत्तर 2 आ गया। क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन, नैतिक दबाव वगैरह, साख राशनिंग, ये सब तो इसमें आएगी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन था, ये आरए 2023 का क्वेश्चन था। अब देखो ये फिर एक आरएस का क्वेश्चन देखते हैं। विच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। मनी सप्लाई इंक्रीज कब होगी, मनी दे रहे, क्या लेंगे अपन, लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेंगे। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक, सही बात है, परचेज करेंगे तो मनी सप्लाई होगी, तो पहला सही है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक, कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक डिपॉजिट कर दिया तो मनी सप्लाई तो कम हो गई ना, पहले लोगों के पास खूब भर के पैसा था, अब उन्होंने डिपॉजिट करवा दिया, तो ये तो गलत हो गया, 2 तो ठीक है। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है, अब बोरो करके खर्ची तो करेगी गवर्नमेंट, कहाँ से करेगी, सेंट्रल बैंक के पास पैसा पड़ा था, बोरो कर लिया, मतलब एक तरीके से पैसा ले लिया, अब वो स्कीम्स में खर्च करेगी, वो करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ये सही बात है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, अब देखो ये तो दोनों अपोजिट हो गए ना। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल किया पैसा खींचना पड़ेगा, तो ये तो उल्टा हो गया, इंक्रीज थोड़ा ना करेगा, तो ये भी हटा दो, तो क्या हो जाएगा 1 और 3, तो 1 और 3 इसमें उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, सिंपल सा है, आदान प्रदान। आगे चलते हैं, अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब हिंदी मीडियम वाले भी आप देख लेना, मैं समझा दूंगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली द, ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर गवर्नमेंट आरबीआई टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी, ठीक है। नोट पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से मेजर नहीं है इंडियन रूपी को स्लाइड करने से रोकने के लिए। स्लाइड करता जा रहा है, स्लाइड कब करता है, जब प्रचुर मात्रा में हो जाता है, तभी तो भाव कम होते हैं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, उसके भाव बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो स्लाइड को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे को कम करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो खींचते कैसे कैसे, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग, देखते हैं इसको। इंकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इश्यू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग,
फॉलोइंग इन एक्सप्रेशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। अब देखो ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, मसाला बॉन्ड वगैरह। आप तो इस ऑप्शन को देखो, एक एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी अपन अपनाएंगे। एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन कर रहे हो आप, पैसा लुटा रहे हो। पैसा लुटाओगे तो स्लाइड और ज्यादा होगा ना, पैसा पहले से ही ज्यादा है। आप बोल रहे हो कि इंडियन रुपी स्लाइड कर रहा है, मतलब पैसे की प्रचुरता पहले से ही है, और आप फिर एक्सपेंशन नहीं कर रहे होते तो गड़बड़ हो गई। और नोट ही पूछा है तो डी ऑप्शन आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, सिंपल था। यदि आरबीआई को एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी करना है तो ये क्या नहीं करेगा, तो आप उल्टा मान लो इसको कि आरबीआई को मान लो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी करना है तो क्या करेगा। बात एक ही होगी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी किस किस से हो रही है? कट एंड ऑप्टिमाइज द लिक्विडिटी रेशियो, नहीं, इससे तो कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं हो रही। इंक्रीज द एमएसएफ, हाँ बिल्कुल इससे कॉन्ट्रैक्शनरी हो रही है। कट द बैंकिंग रेट, इससे भी नहीं हो रही। तो सीधा सीधा 2 ऑप्शन आ गया। तो मतलब या तो आप इसको उल्टा समझ के देख लो तो हो जाएगा ये उत्तर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेलाइजेशन। कौन सा निम्न में से जो कौन सा गतिविधि है जिसको स्टेलाइजेशन अपन बोल सकते हैं? कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो स्टेलाइजेशन नहीं होता। ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, नहीं, ये भी नहीं होता। डेट एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल, नहीं, ये भी नहीं होता। रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंक, नहीं, हाँ ठीक है। रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी नहीं होगा। अब देखो पढ़ते पढ़ते चलो ठीक है, जल्दी जल्दी में अपन ने देख लिया। अब अपन ने देख लिया कि सीधी सी बात है, स्टेलाइजेशन में करता क्या है अल्टीमेटली? पैसे को लेगा या गवर्नमेंट बॉन्ड को देगा या गवर्नमेंट बॉन्ड को लेगा, सिंपल सी बात है। तो इससे देखो जो बेस्ट ऑप्शन होगा ये होगा इसमें। हालांकि एग्जैक्टली ये नहीं होगा क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो देना और लेना दोनों होते हैं, देखो सीधी सी बात है। लेकिन स्टेलाइजेशन में क्या होता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड को दे के पैसे को खींचता है। लेकिन ये सब तो होगा ही नहीं ना, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं होगा, कैश डेट एंड कैश मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोई लेना देना नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये थोड़ा यूपीएससी का भी अपन गलती मान सकते हैं इसमें कि कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन की जगह इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो दोनों ही होते हैं, सेल और बाई दोनों ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेलाइजेशन में क्या होगा, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके वो पैसे को खींचता है। अपन ने देखा था ना ताकि डॉलर को, जो डॉलर ज्यादा हो गया तो उसको कम करना है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो तो ठीक है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? किसकी जिम्मेदारी है? कंज्यूमर अफेयर्स की, नहीं। एक्सपेंडिचर में, ये 2022 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलप, नहीं, आरबीआई की बिल्कुल है। आरबीआई की तो जिम्मेदारी है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। देखो ये लल्लू सा क्वेश्चन था। ठीक है, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मनी मल्टीप्लायर, मनी बढ़ता जाएगा इकोनॉमी में, कैसे बढ़ता जाएगा? इंक्रीज इन द सीआरआर। ठीक है भाई, सीआरआर को अपन ने बढ़ाया तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा थोड़ा ना। सीआरआर अपन ने बढ़ा दिया, अब बैंकों को अपने पास ज्यादा, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है, तो ये तो हटा दो साहब। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, सही बात है, लोग की बैंकिंग हैबिट बढ़ रही है, मतलब लोग पैसे का आदान प्रदान ज्यादा कर रहे हैं तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज इन द एसएलआर, आप सोचो, अब देखो एक चीज सोचो आप, मान लो आपको नहीं पता, सीआरआर जो इंक्रीज करेगा उसी का इंपैक्ट एसएलआर इंक्रीज करेगा, तो ए होगा तो सी भी होगा, जबकि इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ए नहीं होगा तो सी वैसे ही नहीं होगा। और वैसे भी सोचो एसएलआर बढ़ा देगा, मान लो 18% है एसएलआर और इसको 40% कर दिया, तो अब जो बैंक है वो अपने पास 40 रुपए रखेंगे और देने के लिए कम पैसा हो गया, देने के लिए कम पैसा हो गया तो मनी मल्टीप्लायर वैसे ही कम हो गया। ठीक है, जबकि इसमें तो इंक्रीज करवाना है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? पैसों का लेन देन बढ़ना चाहिए ना, पैसों का लेन देन तभी बढ़ेगा जब लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशन इन इट्स इफेक्ट? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किससे होगा? देखते हैं भाई, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। आप मतलब गवर्नमेंट ने पैसा लिया था गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा, अब उसको रीपेमेंट कर दिया, मतलब अब पब्लिक के पास पैसा बढ़ गया। ठीक है, इससे हो सकता है, बिल्कुल होगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। अब देखो बोरो कर रहे हैं पब्लिक से तो पैसा कम होगा, गवर्नमेंट ले रही है ना, सीधी सी बात है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, अब देखो ये दोनों तो अपन हटाई दो, अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट और क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। देखो बोल क्या रहा है कि इनमें से कौन से में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, महंगाई सबसे ज्यादा किस में होगी? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट क्या होगा भाई? गवर्नमेंट ने पहले आपसे लोन लिया था, अब गवर्नमेंट लोन वापस चुका रही है, आपको वापस पैसे दे रही है, तो मतलब आपके हाथ में पैसा आ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा। और इसमें क्या? क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, इसमें तो नए पैसा आपने डेवलप कर दिया, तो नए पैसा डेवलप करने से तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा ना, क्योंकि इकोनॉमी में वो पैसा पहले था ही नहीं, अब आपने इंजेक्ट कर दिया है ना प्रिंटिंग मशीन से, तो फिर ये तो सीधी सी बात है। इसमें लिखा है मोस्ट इन्फ्लेशनरी पूछा है, वैसे तो ए भी सही है, लेकिन मोस्ट इन्फ्लेशनरी फिर डी आ जाएगा। ठीक है,
आप एक बार शांति से इनको देखो। अभी तो मेरे क्या प्रेशर भी है ना कि मैं स्टिपुलेटेड टाइम में ये पूरा करवा दूं, बाकी आप शांति से सोचोगे ना ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। देखो विथ 2022 का यूपीसी क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या है? इफ द इन्फ्लेशन इज 2A, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मुद्रास्फीति ज़्यादा है, रिजर्व बैंक इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखते हैं भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई किया तो पैसा देना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन पहले से ज़्यादा, ये तो गलत बात हो गई नहीं भाई। ठीक है, अब आते हैं आगे। करेक्ट पूछ रहे हैं ना, ये तो इनकरेक्ट हो गया। इफ द रूपी इज रेपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। देखो रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रूपी की वैल्यू कम होती जा रही है, और आरबीआई डॉलर बेच रहा है मार्केट में और रूपी को खरीदेगा। सही बात है, ये तो डॉलर बेचेगा तो रूपी खरीदेगा, और रूपी पहले मार्केट में ज़्यादा था तो खरीदेगा, तो अच्छी बात है, ये तो ये सही बात है। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली। देखो अब इसमें देखते हैं अपन, एक गलत है, सीधा उत्तर 2 और 3 आ गया। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको सारे ऑप्शन नहीं करने पड़े, आपको सारे ऑप्शन आने चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन एक ऑप्शन को, 2 ऑप्शन को काटने से भी आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं, इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, वहां पे इंटरेस्ट रेट गिर गई, इट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। देखो इसका थोड़ा सा समझते हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वहां पे देखो होता क्या है कि वहाँ इन्वेस्टर्स होते हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, यदि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छी है तो वो यहाँ पे क्या लेने आएंगे? नहीं आएंगे, वो वहीं पे बढ़िया गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेंगे अपने और कमाएंगे। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिर गई, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जैसे ही गिरी वो भागे भागे यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जैसे जैसे भागे आएंगे तो यहाँ पे डॉलर की मात्रा बढ़ जाएगी, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। तो आरबीआई को डॉलर खरीदने पड़ेंगे, सिंपल सी बात ये, क्योंकि वो भागे भागे यहाँ पे इन्वेस्ट करने, डॉलर की मात्रा बढ़ गई, डॉलर बढ़ेगा तो रुपये डिप्रिशिएट करेगा, तो आरबीआई को डॉलर खरीदने ही पड़ेंगे। तो 2 और 3 आ गया। ठीक है, वहाँ का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं रहा। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छी है अमेरिका वगैरह में, तो फिर वो वहीं पे कमाएंगे, वहीं पे इंटरेस्ट रेट कमाएंगे। वहाँ पे गिरते ही वो यहाँ पे भाग के आते हैं, यहाँ पे भाग के आते हैं, डॉलर बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है तो आरबीआई को डर लगता है कि रुपये डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो आरबीआई को डॉलर खींचना पड़ता है, डॉलर खींचेगा तो रुपये देगा, सिंपल सी बात है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, ये आगे वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताओ भाई, ये इकोनॉमी का यूपीसी क्वेश्चन है। इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, सही बात है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट मतलब पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, इट इज ए 12 मेंबर बॉडी, नहीं ये तो 6 मेंबर बॉडी है, तो दूसरा हटा दो, दूसरा हटा दो। ठीक है, अब 1 और 2 ओनली में आएगा, 1 सही है तो 1 अपने आप ही सही होगा। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस, नहीं ये तो आरबीआई के गवर्नर के अंदर होती है, तो 1 ओनली हो गया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू ए कैपिटल फ्लाइट। देखो अभी अपन ने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, वहां पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो गई यूएस फेडरल, मतलब वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, तो सीधे सीधे यहाँ से भागेंगे ना, वो वहीं पे कमाएंगे, तो कैपिटल फ्लाइट, ये बात सही है। ठीक है, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले तीसरा वाला देखते हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईबीसी, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है भाई, ये आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन क्वेश्चन आगे तो देख लेते हैं। जब कंपनियां बाहर से पैसा उठाती है ना, तो पैसा तो भाई वहाँ तो रुपी देंगी, डॉलर वगैरह ये होगा, तो रुपी डॉलर का एक्सचेंज होगा। अब डीवैल्यूएशन हो गया करेंसी का, अब मान लो बाहर से $1000 किसी कंपनी ने कनेक्ट से उसने उठाए थे, और उस टाइम जो एक्सचेंज रेट थी 80 रुपये थी, तो 80,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे उनको वापस, और उसके ऊपर जो ब्याज दर है वो तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन एक्सचेंज के साथ। अब रुपी डी वैल्यू हो गया, 90 रुपये का हो गया, तो अब मुझे 90,000 रुपये देने पड़ेंगे ना, तो मेरी तो रिस्क बढ़ गई ना उल्टा, जबकि ये तो बोल रहा है कि रिस्क डिक्रीज हो जाएगी, तो 3 हटा दो, जैसे ही 3 हटाया उत्तर आगे A कर दो। अब दूसरा स्टेटमेंट भी अपन देख लेते हैं, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एक्जिस्टिंग कमर्शियल बोरिंग, सही बात है। अब यहाँ से डॉलर कैपिटल फ्लाइट हो रही है, डॉलर भाग रहा है, डॉलर भागेगा तो क्या होगा, रुपी डिक्रीज होगा, रुपी डिक्रीज होगा तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में जो एक्जिस्टिंग जो इंटरेस्ट कॉस्ट है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले रुपये 80 रुपये का था, अब 90 का हो गया, तो ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे कंपनी को जिन्होंने बाहर से पैसा उठाया था। ठीक है, तो मोटा मोटा देखो, अब ये ज़्यादा कंफ्यूज मत हो आप, सिंपल सा लेन देन का गेम है, जो प्रचुर मात्रा में उसका भाव कम हो जाता है, जो यहाँ से जा रहा है, जैसे कैपिटल फ्लाइट मतलब यहाँ से उठा के चले गए वो जो जितने भी FDI FII वाले थे, अपने देशों में चले गए, है ना, देशों में चले गए तो वो रुपी डॉलर एक्सचेंज करके चले गए, वो अपना डॉलर ले गए, रुपी को छोड़ गए, रुपी ज़्यादा हो गया तो रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, और रुपी डेप्रिशिएट हो गया, पहले 80 का था अब 90 का हो गया, तो पहले $1000 मैंने उधार लिए थे, उसके बदले में 80,000 देने थे, अब $1000 के बदले में अब 90,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो ऑफकोर्स मेरी तो रिस्क बढ़ गई ना। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब मंदी आ रखी है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। पैसा कैसे बढ़ाए? कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट।
टैक्स रेट में कम कर दो, ठीक है मानते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज कर रहे हो? पहले ही मार्केट में पैसा नहीं है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का फायदा नहीं है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन पब्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है ये मानते हैं। इंक्रीज इन द, ये हटा दो है ना, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ठीक है, लेकिन ये टैक्स रेट कैसे इंक्रीज कर दोगे? पहले ही रिसेशन है, ये भी हटा दो। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी हटा दो, तो सीधा सीधा भी उत्तर आ गया। ये क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्टों पे तो खर्च करने की जरूरत है क्योंकि पहले ही मंदी है, ठीक है। इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, मान लो आने वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया? कौन कौन सी भाई? ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आएगी मतलब अपने को मजबूत रहना है, रूपी को मजबूत रहना पड़ेगा, ठीक है। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, सही बात है, यदि हम उन पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम तो लपेटे में आ जाएंगे। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, नहीं, ज़्यादा फॉरेन बैंक्स पे डिपेंडेंट रहेंगे तो गलत बात होगी। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, नहीं, अब ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ये सब एक्चुअली ना ये दूसरे उसके आगे, लेकिन कोई बात नहीं है, सोल्व कर रहे हैं अपन। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जितना मर्जी चाहो आप पैसा और डॉलर में एक्सचेंज करवा लो, नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई तो जितना मर्जी चाहो करवा तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें वन ऑन लिया जाएगा। अब अपन जैसे ये यूपीएससी के आराम से हो जाएंगे आपसे, अपन ये एसआई वगैरह जो छोटे एग्जाम से उनका भी देख लेते ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट है। सिंपल आते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं। नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है? उच्च शिक्षा से नहीं है, कर संचार बैंकिंग से, हटाओ। निम्न में से कौन सा राजकीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का, फिस्कल डेफिसिट का, ठीक है, तो कर हो गया, टैक्स हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, सरकारी व्यय हो गया, बैंक दर हो गया और सार्वजनिक ऋण हो गया। बैंक दर तो अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी का पढ़ा था आज, है ना, और ये तो राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है, तो सीधा सीधा तीसरा उत्तर हो जाएगा, नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? राजकोषीय नीति की बात कर रहा है, फिस्कल नीति की, तो आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी करता है, सेबी भी नहीं करता, नीति आयोग नहीं करता, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, बजट वगैरह वही तो लाती है। निम्न में से कौन सा एक साख नियंत्रण गुणात्मक उपकरण है? वही है, अपने मात्रात्मक गुणात्मक दोनों पढ़ लिया। बैंक दर तो मात्रात्मक है, रेपो भी मात्रात्मक है, खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी मात्रात्मक है। मार्जिन आवश्यकता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सोना और उसमें कितना होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ये सीधा सीधा बात हो गई अपना, ठीक है। केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का क्या विस्तार करने के लिए क्या क्या करता है? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है, खरीद करेगा तो पैसा देगा, सही बात है, ठीक है, ये हो गया उत्तर। सदस्य बैंकों को आरक्षित आवश्यकताओं को बढ़ाता है, इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेम, नहीं रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे मतलब अब बैंक खर्च ही नहीं कर सकते, रिजर्व में रखेंगे तो ये तो गलत बात है, ठीक है। इंक्रीज द बैंक रेट, नहीं बैंक रेट बढ़ाएगा तो भी गलत बात है, वो रेपो रेट वाली। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा पैसा खींचेगा, नहीं ये तो पैसा थोड़ा ना खिंचवाना है अपने को, तो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी लाना है, तो सीधा सीधा उत्तर ए आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, सेंट्रल बैंक कैन नॉट परफेक्टली कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, सही बात है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर सकता, कोशिश करता है वो रेपो रेट से, एसएलआर से, सीआरआर से, लेकिन पूर्णतः तो नहीं कर सकता। बैंक को भी तो डिपेंड करता है, आपने रेपो रेट कट कर दी मान लो, अब बैंक आगे रेट को कट ही नहीं कर रहे, तो ये बात तो सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा अंशतः जमाकर्ताओं और बैंकरों पर व्यवहार पर निर्भर करती है, यही तो बात अभी बोली मैंने कि बैंकों के व्यवहार पर भी डिपेंड करता है, लोगों के व्यवहार पर भी डिपेंड करता है, तो सही बात है ये बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अपन ने पूरा ये अब लास्ट देख लेते हैं एक स्लाइड, लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मेंस का टॉपिक है। लिमिटेशन क्या है भाई? मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ अच्छा कर रही है, हर 2 महीने में मीटिंग लेते हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे में अपन आगे पढ़ेंगे कि अभी जो CPI था वो बहुत कम था, तो 2% से नीचे चला गया था लगातार कुछ महीनों के लिए, तो मतलब MPC फेल हो गई थी। क्यों? पहली बात तो देखो, अपना बैंकिंग हैबिट ही उतनी नहीं है लोगों की, बाहर के उनमें तो क्या होता है कि बैंकों से सब कुछ चलता है, यहाँ पे क्या है कि इनफॉर्मल मनी लेंडर्स वगैरह से चलता है। जब आप मनी लेंडर से आदान प्रदान करते हो, जब आप जो बिचौलिए होते हैं, ये जो क्या नाम है साहूकार वगैरह होते हैं गांव में, इनसे जब आदान प्रदान करते हो तो आरबीआई कितने भी रेपो रेट घटा ले आपको तो सस्ते ब्याज दर नहीं मिलेंगे, तो एक तो वो दिक्कत होती है। दूसरा क्या होता है कि बाहर के जो इकोनॉमीज होती है उनमें वो लोग खर्चा खूब करते हैं पैसों का, मनियों का आदान प्रदान बहुत होता है। यहाँ पे सेविंग लोगों की आदत है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी पैसा है वो बैंक में डाल देते हैं, तो बैंक को उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है आरबीआई की रेपो रेट की, जबकि बाहर के बैंकों को सेंट्रल बैंक की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं बैंकों पे। अब सोचो, बैंकों को ज़्यादा जरूरत ही नहीं है आरबीआई से पैसों की, क्योंकि बैंकों के पास बढ़िया लोगों का पैसा आ रहा है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में खूब मिडिल क्लास ने पैसे जमा करवा रखे हैं, तो फिर बैंक क्यों सुनेगा ज़्यादा आरबीआई की? वो तो फिर उस पर डंडा ही मारना पड़ता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, ठीक है। उसके अलावा पुअर ट्रांसमिशन मैंने बोल दिया, आपको बता दिया कि भाई ट्रांसमिट ही नहीं करते वो,
पुअर फाइनेंशियल इंक्लूजन बता दिया, इन्फॉर्मल लेंडिंग बता दिया, एक्सटर्नल शॉक्स वगैरह आ जाते हैं। मान लो युद्ध हो गए कहीं पे, युद्ध के कारण तेल महंगा हो गया, अब आरबीआई कितना भी रेपो रेट को कम कर ले, महंगाई तो तेल और जो खाने की महंगाई वो तो बढ़ेगी। उसके अलावा जैसे मान लो मानसून वो बिल्कुल वो हो गया, इस बार खराब हो गया, फसलें ही नहीं हुई, तो गेहूं के दाम बढ़ेंगे चाहे रेपो रेट को आप कितनी कम कर लो। तो ये सब दिक्कतें होती है, ठीक है। गवर्नमेंट इश्यूज आते हैं, बहुत बार गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी थी कि लोगों के पास खूब पैसा होता है, अब कितना भी आरबीआई ट्राई कर ले उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि भर भर के गवर्नमेंट 15 लाख रुपए अकाउंट में भेज रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी की, ये सब कमियां, ये मेंस में अपन आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आई डिड जस्टिस विद दिस लेक्चर। आपको मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति, आज के बाद में सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, और थोड़ा सा शांति से सोचोगे तो सवाल हो जाते हैं, ये सब सवाल आसान है, ठीक है। शांति दिमाग से सोचते हो तो आराम से चीजें हो जाती है, बस कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। फिर अपन कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ओके जी।